बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुमा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले बात अगर मौसम की कर लें तो इतनी शदीद धुंध हो गई है, आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। फोग लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लेन में रहिए और मुहतात ड्राइव कीजिए, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वो आपकी माँ, बहन, बच्चे भी हो सकते हैं, तो इसलिए एहतियात का मुजाहरा कीजिए। इस वक्त मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जुनेद फॉग की शिद्दत भी बढ़ रही है। रास्ते धुंधला चुके हैं, गो के हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था इस मौसम का, क्योंकि सर्दी की जो फीलिंग है, सर्दी के मौसम का एहसास ही नहीं होता जब तक धुंध ना पड़े। और लाहौर के ये वेदर की खासियत है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितना ही देखने में ये खुशगवार लगता है, रोमांटिक भी लगता है, लेकिन इस मौसम के अंदर अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो उसको आप खुद को कवर रखिए, ठंड का एहसास और मुहतात ड्राइव कीजिए। सबसे पहली बात यही है जुनेद, क्योंकि आप भी ड्राइव करके आते हैं, मैं भी ड्राइव करके आती हूँ, तो हम लोगों को और मेरा मैसेज भी यही है सबके लिए कि सब मुहतात ड्राइव कीजिए और अपनी लेन को तोड़ने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि जितना आप मुहतात ड्राइव करेंगे आप सेफ रहेंगे और आपके घर वाले जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी लाइट्स के ऊपर येलो कलर का कवर चढ़ा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि डबल इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए अगर बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। और देर से पहुंचना ठीक है, ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंच जाएं। और सभी समझते हैं इस मौसम में अगर आप देर सवेर हो भी जाएगी तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, तो इस मौसम को भरपूर एंजॉय कीजिए। और मोटरवे पर जाते हुए भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। मोटरवे तो नॉर्मली बंद ही हो जाती है। एग्जैक्टली, आप पहले चेक कर लीजिए, जीटी रोड पे आपको एहतियात करनी चाहिए। और जिस तरह से धुंध का मौसम है, साथ में शादियों का भी मौसम चल रहा है, शादियां हो रही हैं सेलिब्रिटीज़ की भी और वैसे भी। बिल्कुल जी, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया। 2025 की जो जनरेशन है वो भी पैदा होने का आगाज़ हो गया, फिर उसके साथ ही शादियां होने का आगाज़ हो गया। तो 2025 का आगाज़ होते ही बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ हुआ है, तो वहीं पर शादियों का जहाँ पे आगाज़ हुआ है, नीलम मुनीर की अगर हम बात करें तो मशहूर अदाकारा और बहुत सारे दिलों की धड़कन, उनकी तकरीबात का भी आगाज़ हो गया। 2025 का साल उनके लिए शादी का साल साबित हुआ और माइयों के जोड़े में वो नजर आई हैं, सामने आई हैं, खूबसूरत दिख रही हैं और उनके देखने वाले शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि आखिर नीलम की शादी की खबर आएगी। तो जनाब आ चुकी, माइयों के बाद फिर दीगर रसूमात भी होंगी और जैसे जैसे तस्वीर और डेवलपमेंट हमारे साथ शेयर होगी। अभी तक हमारी तरफ से ढेरों नेक ख्वाहिश। जो जोड़ा है, पीली पीली चूड़ियाँ और पीला पीला ये जोड़ा, अभी तक दूल्हे का इंकशाफ नहीं हुआ वैसे। हाँ, ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी जाहिर दुल्हन का तो पता चल गया कि 2025 की पहली दुल्हन कौन सी है। तो इसके साथ ही हम टॉप 5 स्टोरीज की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आज बहुत सारे अहम टॉपिक होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, आप सबके साथ शेयर करेंगे। सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सज़ाओं में भी मुआफ़ी का ऐलान किया गया है और मुजरिमान ने रहम की पिटिशंस दायर की हैं। इसके अलावा बात होगी बिजली की कीमत में 20 रुपये फी यूनिट कमी मुतवक्के है। फार्मूला तैयार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन भी होगा और इस पर अमल दरामद अगर हो गया तो यकीनी तौर पर यह बड़ा रिलीफ होगा। कितने अरसे के लिए होगा, कितना फ़ायदा पहुंचेगा यूज़र्स को, सार्फिन को, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ बराबर करने का चैलेंज है पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच नाजरीन आज खेला जाएगा। पिछली शिकस्त जो है उसके गर्दाब से निकलना होगा और बेहतर खेल पेश करना होगा। कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं कौमी टीम में, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे साल 2025 जिसका आगाज़ तो हो चुका, लेकिन हम गज़ा की जो अपने बहन भाई हैं उनको नहीं भूल सकते। उनकी दादरसी के लिए आखिर कौन आएगा, ये सवाल हम मुसलसल उठा रहे हैं। और क्या 2025 में गज़ा की दुख तकालीफ कम भी हो सकेंगी? गज़ा के फ़लस्तीनी नए साल में उम्मीद रखें तो किससे रखें, ये बड़ा सवाल है। तो आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जिस तरह से हमने बात की है कि 9 मई के 19 मुल्ज़िमान को उनके साथ रियायत बरती गई है, उनकी सज़ाओं को माफ़ किया गया है। मजमूई तौर पर जो 67 मुजरिमान हैं उन्होंने सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटिशंस दायर की। बिल्कुल जी, और अब उनको माफ़ी मिली है। वो कौन से मुल्ज़िमान है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं। के मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटिशंस दायर की। 48 पिटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटिशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पिटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर
गैर कानूनी हुकूक बरकरार। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। ये रिपोर्ट आपने देखी है सानहा 9 मई के हवाले से भी, और फिर 26 नवंबर पर भी जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात थे पीटीआई की जानिब से। हमारे साथ फरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई। उन्हीं से पहले ये जानते हैं, सारी गुफ्तगू उन्हीं से करते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे फरदौस साहब आपको। फरदौस साहब, क्या समझते हैं जो मुतालबात इस वक्त किए जा रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहेंगे, और जो जिन लोगों को रिलीफ मिली है कितना पॉजिटिव चेंज है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो अगर नेगोशिएशंस के हवाले से, अभी तो शुरू ही नहीं हुई। हमारी नेगोशिएशन की प्री कंडीशन है। प्री कंडीशंस में सबसे पहली ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, और दूसरी ये है कि जो आप बेजा लोगों को कैद में रखे हुए हैं कि जब उनका रिहाई का वक्त आता है आप 2 नए मुकदमे और बना देते हैं। हम इस रवैये के खिलाफ हैं। हम इस चीज को बिल्कुल समझते हैं कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। यही सिलसिला जोड़ लेते हैं फौजी अदालतों के फैसले से। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टैंडिंग जजमेंट है वो ये है कि सिविलियंस कैन नॉट बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। सो व्हाटएवर पनिशमेंट military courts have given to the civilian currently from our perspective they are illegal. उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ठीक है। जब सजा ही की कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो माफी या फिर तो पार्डन तमाम का 67 सवाल फरदौस शमीम साहब, फिर तो 67 मुल्जिमान है। अगर इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है इस सजा की, तो फिर 67 तमाम नहीं है, 67 को रिलीफ मिल 67 नहीं जाएगी। है, 67 नहीं, 105 है 105। जो तो मिलिट्री फिर वही कोर्ट चले में। आपके जो आप एक बता रहे हैं आप सुनते जाए ना। देखिए, पाकिस्तान में इंसाफ का तकाजा इस हाइब्रिड रिजीम के सामने ये है कि अगर मैं माफी मांग लूं या इमरान खान को 2 गालियां दे दूं तो मेरे सारे गुनाह माफ हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं दूध का धुला हूं, और जो ये काम करने को नहीं तैयार उसका कारोबार हम तबाह कर देंगे। अच्छा उसके फिरदौस घर साहब, पे 2 चीजें हैं, एक तो है कानूनी करिए। अमल है और दूसरा है सियासी अमल। सियासी अमल के तहत हुकूमत ने गुरजस्से देते हुए आपको मुज़ाकरात की दावत दी। पहले आप रिफ्यूज़ करते रहे, आप कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया और एक टेबल पे आप आके बैठ रहे हैं। एक तो ये कि आप क्या रिटर्न सूरत में जिस तरह से आपने सारे मुतालबात रखे हैं, क्या रिटर्न हालत में आपने ये हुकूमत के सामने रख दिए? और अगर दूसरी तरफ कानूनी तौर पे कोई सज़ा होती है या कोई केस बनता है तो उसमें आप हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराएंगे? कैसे नहीं ठहराऊंगा, वो तो मैं बात की बात करूं। पहली चीज, मेरा नाम आपको पता है? जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब जी, फरमाइए। मैंने लिख के भेजा था आपको। आपका नाम जो हमारे इल्म में है वो तो यही है कि आप फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, फरमाइए। नहीं, मैंने लिख के तो नहीं भेजा ना, मैंने जी, जी, लिख को तो नहीं जी, जी, भेजा। जी, जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमने रोजे अव्वल अखबारात के जरिए, बयानात के जरिए हर किसी को पता है कि तहरीक इंसाफ की इब्तदाई 2 शराइत हैं कि आप सानिया 9 मई कोई नई डिमांड नहीं है, पुरानी चली आ रही है, और 26 नवंबर ये भी हम पहले कर चुके हैं, दोनों पे जुडिशल कमीशन कायम कीजिए। और जो आप हमारे लोगों को बेजा कैद रखा हुआ है, सियासी वर्कर्स को, हम मुकदमों की माफ़ी नहीं चाह रहे, हम उनकी राइट टू बेल जो आप डिनाई कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि दैट कैन नॉट बी डिनाइड। मैं कोई कंसेशन नहीं मांग रहा, ये है प्री कंडीशन टू टॉक्स। वंस दिस प्री कंडीशन इज मेट तो फिर हम बताएंगे कि हमारी नेगोशिएशन में क्या है, हम चाहते क्या है वो भी बता चुके हैं, लेकिन वो हम लिख के देंगे। लेकिन जब तक प्री कंडीशन नहीं होती और अगर इतनी ही जिद पकड़ेंगे तो जो बात मैं ये कह रहा हूं, मैं आज ही अपनी पार्टी में ये बात रखे कि भाई ये प्री कंडीशन लिख के भेज दो कि दिस इज अ प्री कंडीशन टू टॉक्स। तो फरदौस साहब, इसमें पीटीआई ने कोई- वक्त मांग लिया है मजीद मुशावरत के लिए। बानी पीटीआई के साथ मुशावरत होगी, हमें हमें देखिए, मैं आपको जो हकीकी सूरत हाल है वो आप सबको पता है, नाजरीन को आगाह कर देते हैं। हमने हमेशा अपना एक बुनियादी स्टैंड रखा है कि हम गुफ्तगू उससे करेंगे जो सही मानों में ताकतवर है।
बाकी पप्स है, अब उन्हीं की ख्वाहिश है कि आप आपने ये कहा कि जो बातचीत। सही मानों में ताकतवर है, तो एक इंडिकेशन इसकी ये हो सकती थी कि मोहसिन नकवी साहब इन मुज़ाकरात का हिस्सा होते, तो उनका इन मुज़ाकरात में ना होना, इस कमेटी में ना होना, क्या ये तासुर तो नहीं जाता कि इस्टेब्लिशमेंट की इसमें ग्रीन सिग्नल हासिल नहीं है इन्हें हुकूमती मुज़ाकरात में, या वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं होगा शायद? इट इज द अदर वे राउंड। वो एक वक्त में एक ही मकसद के लिए दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा फरदौस साहब, वो दूसरी किस कमेटी का हिस्सा है? क्योंकि आपने कहा कि वो एक ही वक्त में दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कोई अदर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? मैंने दो जुमले, एक ही मकसद के लिए दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, दुरुस्त। अच्छा एक तासुर ये भी है, जिस तरह से खान साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें बनी गाला में नज़रबंद करने की ऑफर हो रही है, हुकूमत इससे इनकारी है, तो क्या कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है? किसकी तरफ से ये मैसेज आया, या किसकी तरफ से ये ऑफर अभी तक आई? कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो पा रही? देखिए बात ये, इससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज एन ऑफर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल। ठीक है, हमारे जिसकी साथ तरफ से आई है वो वही है जो अडियाला जेल में रखे हुए। इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कौन चलाता है, इमरान खान के सेल को कौन देखता है, जब हमारी मुलाकात होती है तो कैमरों पे कौन बैठा होता है, ये सारी रिकॉर्डिंग, इजाज़त, ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, माशाल्लाह से मीडिया की अगर आज़ादी मिल जाए तो मीडिया सब बयान कर देगा। बिल्कुल, मीडिया सब बयान कर मीडिया देगा। आज़ाद फरदौस नहीं साहब साथ ही रहेगा, हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जिया कार है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त मामला है उसके ऊपर बात करने के लिए अगर आपसे जानना चाहिए कि जो 9 मई और 26 नवंबर पर जो केसेस चलाए जा रहे थे और जिन मुजरिमान को अभी रिलीफ मिला है, हम देख रहे हैं फरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि इस सज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर सज़ाएँ या माफ़ी इसका कोई जवाज़ नहीं बनता था। आप बताएं कानूनी हैसियत क्या है और किस तरह से सज़ाएँ ये दी गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल साइड पे बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी और सारा प्रोसेस है इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ आपके ऑडियंस को। सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत आप ऐसे तमाम सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ कोई हमला होता है, 1 फौज के अंदर म्यूटिनी क्रिएट करने की एफर्ट होती है, 2 और 3 आप फौज के मोरल को डेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उन केसेस के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स इनेक्ट हो सकती हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविलियन कोर्ट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है विज़ावी मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कभी भी नमूल बदल नहीं हो सकती हैं सिविल कोर्ट्स का। लेकिन चूंकि 9 मई को ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे कि इसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट को इनेक्ट करने के बाद ऐसे तमाम ऑथेंटिकेटेड जो मुलजिम थे उनका ट्रायल किया गया। अब ये पिछले 2 सालों से 9 मई से अरेस्ट हुए थे, और अब इनको जिनकी सजाओं की या उनकी नौयत कम थी या उनकी जुर्म की नौयत कम थी, तो ऑलरेडी वो 2 साल पूरे कर चुके थे, तो उनको कल माफी का प्रोसेस दिया गया। अगर इसको ओवरऑल पे राय में इसको देखा जाए कि ये क्या है, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक शफाफ जो जस्टिस है उसके प्रोसेस को इंडिकेट करता है। 1 कि आपने यहाँ पे जस्टिस किया, साथ ही अपीलेट कोर्ट्स बनाई, उन्हीं से मर्सी की अपील जो उन्होंने जमा कराई थी मुलजमान ने या जिनको सजा हुई थी, उनको फौरन अपीलेट कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ को जब उनकी रहम की अपीलें जो है वो एज पर प्रोसेस सबमिट की गई तो उनको माफ किया गया। अब 67 में से 19 को माफ किया गया है जिनके जराइम ज्यादा सख्त हैं। वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी अपीलों को नहीं माना जाता तो उनके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट्स में और जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहां से उनको माफी मिल सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डेंट करने के लिए ये बनाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माजी के अंदर आप देखें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके करंदों ने कोई मिलिट्री की इंस्टॉलेशन या कोई इस तरह की चीजें थी, उनका भी ट्रायल हुआ था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एज पर के कोई अपने पर्सनल रिवेम्स के ऊपर किया जाए। क्या चीज ब्रिगेडियर साहब 105 के करीब मुल्जिमान बताए जा रहे हैं फरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से। ये सजाएं तो बहुत कम लोगों की माफ़ हुई हैं, बाकियों की सजाएं माफ़ क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर कोई बड़ी दफात लगाई गई हैं, उनका जुर्म कुछ ज़्यादा बड़ा है, वो किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो भी बताइएगा।
देखिए जो उनके सबूत हैं, अगर एक बंदा वहां मौजूद था और उसने कोई छोटा जुर्म किया और बड़ा एविडेंस जो ऐसा नाकाबिल तरदीद सबूत है, लेकिन उसका एविडेंस ऐसा नहीं है कि वो आग लगा रहा हो मिसाल करके, या किसी को कोई ऐसे कोई अच्छी असला लेके चल रहा हो, तो वो अगर वहां मौजूद था और वो उसको हल्ला गुल्ले में नारे लगा रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था लोगों को, तो उसकी नौयत जुर्म की शायद कम हो जाती, तो वो कम सजाएं मिली हैं। तो अब जो ऐसे लोग हैं जो खुद आग लगा रहे थे, ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे कि अंदर चलो आग लगाओ और इस तरह करके, तो उनकी नौयत ज्यादा है। तो अगर उनको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिला तो उनको हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिलीफ मिल सकता है। अच्छा नकवी साहब, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नकवी साहब, आपके ख्याल में कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ अदालतों से भी मुजरिमों को सजाओं के रिलीफ मिल रहे हैं, तो संजीदगी तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि कुछ टाइम टेकिंग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से। अगर आप फौरी तौर पे इस मामले को, जो भी आपका मुद्दा था, उसे रिटर्न हालत में अपने मुतालबात रख देते तो शायद ये इसमें जल्दी पेशरफ्त हो सकती थी। तो ये जो डिले आ रहा है, इस स्ट्रेटजी के पीछे क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब की जो बात है वो कर लूँ, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। जी ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के आइन में हर सिविलियन की फंडामेंटल राइट्स है और उसके अंदर जस्टिस का तकादा है ओपन ट्रायल, और ये एक आदमी के ऊपर नहीं हो रही, दो पे नहीं हो रही, और इसके अंदर जो एविडेंस आप कह रहे हैं दिया गया, उसका किसी को यकीन नहीं है क्या क्या दिया गया। उस आदमी को अपने डिफेंस के लिए जो उसकी फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया गया, ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि ये ऑपरेशन एजेंसियों ने खुद किया है। ठीक है। और अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया एजेंसियों ने खुद किया है? जी जी, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पुलिस ने कोई वाटर कैनन नहीं इस्तेमाल की रोकने के लिए। वो कोर कमांडर हाउस के अंदर, जिसके अंदर खुद 100 से ज्यादा सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने कोई हवाई फायर भी नहीं किया। जीएचक्यू के ऊपर साहब, आप ये सुन रहे हैं फरदौस मीम नकवी साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया तो एजेंसियों ने खुद करवाया है, उनके अंदर ब्रिगेडियर्स वगैरह या आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। मुझे मुकम्मल करने दें, आप जरूर उनसे लीजिएगा उनकी राय। जी फरमाइए। इसीलिए हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंटोनमेंट के हर तीसरे खंबे पे कैमरा लगा हुआ है, लाहौर में भी, पेशावर में भी, सरगोदा के बाहर, उसकी फुटेज मांग रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो ना दे सके। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस रिलीज की हैं जिसमें ट्रकों से, डालों से एक ही किस्म के कपड़े पहने हुए, बाकायदा लगता है कि वो जो लोग उतरे हैं उनका किससे ताल्लुक हो सकता है। लेकिन नकवी साहब, उनके साथ आपके लोग भी तो शामिल होंगे जिनको ये सजाएं मिल रही हैं, वो किसकी हैं? फिर आप किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं अगर आपके लोग नहीं थे? चले थोड़ा सा मौका दीजिए, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप इजाजत दें नकवी साहब, इसको वाइंड अप कीजिएगा। जी जी फरमाइए। जी, मैं जहां तक आपने नेगोशिएशंस के हवाले से बात कह रहे हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी प्री कंडीशंस हैं दो। जब तक आप ये दो प्री कंडीशन नहीं पूरी करेंगे, नेगोशिएशन नहीं शुरू होंगी। ठीक है। अच्छा, ये बात हम बार बार कह रहे हैं, और ये इतनी सादी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही, और हुकूमत जो है जिस तरह वो 9 मई पे झूठ बोल रही है, 26 नवंबर पे कहती है कि गोली चली नहीं, तो इसी तरह ये बात कहती रहे। पूरा सरकारी मीडिया और मीडिया उनके कंट्रोल में, जिसकी वजह से नकवी साहब जरा मौका दीजिएगा। ठीक ठीक, ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस इल्जाम पे? देखिए, ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। फिरदौस साहब बहुत सीनियर हैं, मैं अक्सर टीवी पे इनको देखता रहता हूँ, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। अगेन मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन चूंकि मिलिट्री का नाम नहीं है तो मैं उस पर थोड़ी सी दो राय दे दूं। 9 मई को जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब मैं कन्फ्रंट करना नहीं चाहता पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, लेकिन इतना वेल कोऑर्डिनेटेड था, मॉब इतनी तेजी से बढ़ा था कि पुलिस को और जो आर्म फोर्सेस के अगर यूनिफॉर्म में अगर उनको कन्फ्रंट करते तो खुदा न खास्ता 26 नवंबर वाला जो इंसिडेंट है वो 9 मई को हो सकता था।
2.5 hours from Liberty Chalk to the residence of the corps commander. आप ये नकवी साहब कह रहे हैं, आपका मुतालबा है कि बजोरे ताकत रोका जाना चाहिए था, फिर अगर कोई खून खराबा होता तो फिर उसमें भी आपको शिकायत होती। कहाँ रखी गई रिकावट? नकवी साहब उनको बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, थोड़ा टाइम अभी आप देखिए टीयर गैसिंग हुई थी वहाँ। नकवी साहब, अगर हम ब्रिगेडियर साहब का भी मौकिफ ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, लीजिए। मैं उसमें सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो मॉब की मेंटेलिटी होती है, मैं खुद इसमें इंटरनल सिक्योरिटी की इस तरह सिचुएशंस को देखकर, मॉब की मेंटेलिटी चाहे वो जितने मर्जी पीसफुल हो, इट्स अ डिफरेंट, वो चार्ज होता है क्राउड, वो बहुत ज्यादा, ये नहीं कि उनके पास वेपन्स हो तो वो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो वैसे भी इतने चार्ज होते हैं कि आप वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मॉब मेंटेलिटी को देखते हुए आपको रिस्ट्रेंट अप्रोच पर फोर्स अडॉप्ट करनी पड़ती है। पुलिस ने और आर्म फोर्स, आर्मी को तो रिक्विजिशन उस तरह से किया ही नहीं गया था, लेकिन अगर हम उसका अपफ्रंट यूनिट्स को लगा देते तो खुदा न खास्ता कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता कि जिसमें आर्मी की इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ होता, तो रेस्ट्रेंट की अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। जब रेस्ट्रेंट की अप्रोच अडॉप्ट की गई तो वो फिर फ्री रन मिल गया उनको। अब फ्री रन जब मिला तो अनफॉर्चुनेटली फिर सबने टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर देखा कि जो भी हुआ वहां पर, जो आप क्लिप्स की भी बात कर रहे हैं कि वीडियो जो सबूत है, हर खंबे पे जो है कैमरा लगा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील जाएगी तो जो जैक ब्रांच वाले हैं वो उसको अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली ब्रिगेडियर साहब 19 मुजरिमान की सजाएं माफ हुई हैं, ये क्या समझा जाए कि नरम गोशा दिखाया जा रहा है, कंपैरेटिवली लचक का मुजाहरा हो सकता है, बाकियों के लिए भी सजाएं माफ हो सकती हैं? देखिए, ये कोई आर्मी वीजा भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस नहीं है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, बिल्कुल हो सकती है, माफी मिल सकती है। इन लोगों ने माफी मांगी है, जुर्म एक्सेप्ट किया है, हियर यू गो, वो चला गया, वो उनको दे दिया, रिलीफ दे दिया उनको। इसी तरह से ये जब जाएंगे अपीलेट कोर्ट के अंदर भी, अगर सिविल कोर्ट में जाते हैं, अगर मिलिट्री अपीलेट कोर्ट जो कि FGCM के फौरन बाद अपीलेट कोर्ट को इनेक्ट किया गया था, तो वहां पे उनको माफिया मिल गई। अब जब यानी कि जुर्म को तस्लीम किया है, ये ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो मैं थोड़ा सा फरदौस शमीम नकवी साहब को भी एंगेज करना चाहूंगी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही है। जिन्होंने माफिया मांगी है उन्होंने एक्सेप्ट किया अपना गुनाह, लेकिन फरदौस शमीम नकवी साहब तो ये दावा करते हैं कि ये हमारी तरफ से किया ही नहीं गया, ये एजेंसियों की तरफ से किया गया। फिर जिन कैदियों की आप रिहाई मांग रहे हैं, अगर वो मुलव्विस नहीं है, वो एक्सेप्ट ही ना करें और वो उनकी रिहाइयां भी आप क्यों मांग रहे हैं? फरदौस साहब, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप रोशनी डाल दें तो। ये पहली चीज तो ये है कि नोबडी नोज कि ये माफिया उन्हीं ने अपनी फ्री विल से मांगी कि नहीं मांगी। वो हिरासत में है, उनके ऊपर 10-10 साल 34-34 साल की सजाएं सर पे लटकाई हुई हैं। उस सूरत हाल में वो किस हाल में रखा हुआ है, उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया है, नहीं किया गया, हु नोज। जितने सहाफ़ी निकले हैं, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे आपके वो अभी नवंबर में हमारे सानिया की जिन्होंने रिपोर्टिंग की थी डेड बॉडीज की, वो हो, सब टॉर्चर की बात कर रहे हैं। और क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ड्रग निकली उनके पास से, वो आइस के हैं। तो ये जो चीज एजेंसियों का खेल है, ये सबको पता है क्या हो रहा है, हम तो गुजर रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, इसे या पीटीआई को इसे ऐना का मसला बनाए बगैर अगर इससे जान खुलासी होती है, सजाएं माफ होती हैं, या बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन होती है, तो माफी मांगने में या इस चीज को एक्सेप्ट कर लेने में कि ये गलती सरजद हो गई, इसमें क्या मुजायका? जी, बात सारी ये जंगे जो है, इमाम हुसैन भी को भी कह देते आप कि उन्हें यजीद को मान लेना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है, जान तो बच जाती। देखिए, वो शख्सियत बहुत बड़ी हैं, वो कॉज बहुत बड़े हैं, अगर हम उसके साथ रिलेट करेंगे तो शायद कंट्रोवर्शियल होगा। बड़ी शख्सियत से लाएअमल सीखा जाता है, कोई मुकाबला नहीं है, हम उनकी जूती की खाक के बराबर नहीं है। लेकिन जो सबक दिया है, उन्हीं ने सबक जो दिया है कि हक पे जब हो तो कभी सर ना झुकाओ। लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए भी हम यही कहते हैं ना कि हमने उन्हीं के पास जाना है, तो फिर वो तो यजीद के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं आते। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या यजीद के पास वो नहीं आए थे, यजीद ने वजीद को भेजा था। नहीं, मैं दोबारा आता हूँ नकवी साहब आपकी तरफ। ब्रिगेडियर साहब,
देखिए बात यह है कि आपको माफी कब मिलती है, आपकी सजाएं कब माफ होती हैं? जब आप माफी की दरखास्त करते हैं कि मुझसे गलती हुई और मुझे एक्सक्यूज कर दें। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, चाहे सिविलियन कोर्ट हो या मिलिट्री कोर्ट में, यही होता है। ये तो नहीं होता कि आप कहें कि हठधर्मी से करें और सर, ब्रिगेडियर साहब जी 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 ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा। जी। अच्छा, तो ये आपने ज़ाहिर है कि आपने अपना एक्सक्यूज करना होता है, उसके बाद ये मिलता है। अभी अब सारे प्रोसेस को देखिए कि इसमें ये जो चीज़ कही जा रही है कि ये शायद खुदा न खास्ता आर्मी वर्सेस पब्लिक है या आर्मी वर्सेस कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये गलत इंप्रेशन है। पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा, लोग इसके गवाह हैं कि जिस तरह से 9 मई को हुआ। मैं उसके पीछे नहीं जाता कि उसके क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, क्या नहीं थे, वो मेरा मैंडेट भी नहीं है। लेकिन ऑन ग्राउंड तबाही मचाई गई और ऐसे ऐसे जगहों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो सिंबॉलिक हो। लेकिन सिंबॉलिक से क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को हजीमत उठाना पड़ी। एक अजीब सा पाकिस्तान के मुतालिक इनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उभरा कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, लोग डर गए यहाँ से और चले गए वापस। तो लिहाजा ये अल्टीमेटली क्या हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। मेरी तमाम जो है वो हमदर्दियां और मेरी तमाम एफिलिएशन लव फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई। मैं कोई वर्सेस नहीं हूं, मैं भी नहीं कहता हूं, मैं आपका हिस्सा हूं, सब हम सारे एक हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई वेंडेटा कोई किया है तो उसको सजा मिली, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लास्टली मैं कमेंट चाहूंगा नकवी साहब आपसे, आपको तवक्को किससे है, हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद आपको लगता है कि हालात आपके हक में होने जा रहे हैं? जी, मैं सातवीं मेरे बेड़े पर तो यकीन ही नहीं रखता, तो वो तो भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप और वो। जहां तक ब्रिगेडियर साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिन्होंने अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी की। इस मुल्क की 77। ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना अपना मौक़िफ़ उन्होंने हमारे सामने रखा। वक्त की कमी थी, वरना मजीद गुफ्तगू जो है इसके ऊपर फिरदौस साहब से जारी रहती। पेशरफ्त हो चुकी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, 19 मुजरिमों की सजाएं माफ़ हुई हैं, लेकिन वो इस तरह से हुई हैं कि उन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की थी, अपने जुर्म को तस्लीम किया था। तो मेरे ख्याल में यही वे आउट है। पीटीआई को इसको समझने की ज़रूरत है और पीटीआई को अपनी हठधर्मी छोड़कर मुफाहमत की तरफ आना चाहिए, ताकि मुल्क और कौम के लिए जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है उससे निकला जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अजीम वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ आज के टाकरे की। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से केप टाउन में शुरू होगा और मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तो आज क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं क्या तब्दीली बड़ी अहम होने जा रही है। वेलकम टू शो। लेकिन सब आपको कहेंगे पैकेज है। पहले चौधरी साहब आपकी इजाजत से वो जरा देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि क्या तब्दीली हो रही है और आज कैसी परफॉर्मेंस मुतवक्किल है। ये सारी तब्दीलियां भी हम डिस्कस करेंगे और चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के यहाँ होने का फ़ायदा उठाते हैं। चौधरी साहब, जो तब्दीली की गई है, बाएं हाथ का बॉलर, फास्ट बॉलर शामिल किया जाना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर आमिर जमाल को साइड पे किया जाना, क्या उनकी परफॉर्मेंस के बायस साइड पे किया गया? इशाल, सबसे पहले तो बात यह है कि आमिर जमाल मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपका बॉलर्स या कोई खिलाड़ी मुकम्मल फिट नहीं होता तो उसको सीरीज़ पर साथ लेकर क्यों जाते हैं? आपको सबसे पहले उसका रीहैब मुकम्मल करना चाहिए। देखिए, ये जो आमिर जमाल है, ये इंजरी जनवरी 2024 से लेकर चल रहा है, जब दौरा ऑस्ट्रेलिया से आया। उसके बाद इसको पूरा इस पर वर्क करना चाहिए था और रेस्ट भी देना चाहिए था। रेस्ट देना चाहिए था। और बिल्कुल आपका ख़ास बॉलर है और ना सिर्फ बॉलर है बल्कि ऑलराउंडर, बैटिंग में भी वो अच्छी सलाहियत रखता है। लेकिन जब आपने सेंचुरियन टेस्ट देखा तो वो हम जीत के करीब आकर हमसे कह सकते हैं कि शेर के मुंह से नवाला छीनने वाली बात थी। तो वो आप उस वक्त आपके पास कोई अच्छा बॉलर मौजूद होता तो वो आप आखिरी 2 विकेटें भी हासिल करके मैच जीत सकते थे। और आखिरी 2 विकेटों पे आपको पता है 50 से ज़ायद रन वो बन गए। और ऐसे में कि जबकि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के साथ मौजूद है, तो आमिर जमाल को मैं समझता था इससे पहले ही, सीरीज से पहले ही रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पीछे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और गैर मुल्की टूर्स पर, तो उसकी वजह से फिर सिलेक्शन कमेटी ये मजबूर हो जाते हैं कि हमने इस प्लेस को लेना। मीर हमजा रिप्लेस कर रहे हैं उन्हें, उनको मीर हमजा आज रिप्लेस करेंगे और एक और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में एक स्पिन बॉलर भी स्क्वाड में शामिल किया जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है, जिस तरह पिछले मैच में हम जीत के करीब पहुंचे तो वहां पर फास्ट बॉलर्स को एज लगना, बाउंड्री लगना बड़ा आसान होता है। और जब स्पिन बॉलर को वो आखिरी टेल एंडर्स खेल रहे होते हैं ना, तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, उनकी बॉल ऊंची जा सकती है। तो
वहाँ पर पाकिस्तान को एक कमी महसूस हुई, तो उस पर भी एक गौर किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद अभी स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, एक तब्दीली या 2 तब्दीलियों के साथ ये स्क्वाड मैदान में उतरेगा। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड है मीर हमजा, कितना उनकी टीम में शमूलियत के बाद आप देख रहे हैं कि बेहतरी आ सकती है? फिलहाल जो अगर अच्छा बल्ले हमारे पास बॉलर होता तो हम विन कर सकते थे। देखिए, बॉलर उस वक्त अपनी कारकर्दगी दिखाते जब उनको तसलसल के साथ मौका दिया जाए। देखिए, मीर हमजा एक मैच खेला, 4 मैच बाहर बैठेगा, फिर एक मैच खेलेगा, फिर 4 मैच बाहर बैठेगा। इस तरह नहीं, आपने बॉलर्स को मौका देना है, फिर तो आतर के साथ दें ताकि वो जाकर परफॉर्म करे। अगर उसकी पहले मैच में कोई गलतियां हैं तो अगले मैच में वो उसको दूर कर सके। तो अगर आप एक मैच के बाद उसको बाहर बिठा देंगे, नो डाउट मीर हमजा पाकिस्तान डोमेस्टिक का, पाकिस्तान का एक अच्छा फास्ट बॉलर है, दराज कद भी है और समझता है, बॉलिंग को भी समझता है कि किस तरह करनी है। तो एक अच्छा जो कह सकते हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जो शमूलियत है उसकी एक अच्छा शुगन है। ठीक है, और बैट्समैन जो हैं उनके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तनकीद हो रही है हमारे बल्लेबाजों पे, 7 बल्लेबाजों के साथ भी हम टफ टाइम नहीं दे पा रहे। और जुनैद, मैं हमेशा से ये एक बात का कायल हूँ, जब तक आपके बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े रन्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपके बॉलर जो है ना वो किसी किस्म का हरीफ टीम को डिफेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी है, चाहे उनकी बारी पहले आए या बाद में आए। तो उस वक्त जब तक बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े रन 500, 550, 600 रन बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछले टेस्ट सेंचुरी में देखा हमने 250 रन नहीं बना सके दोनों इनिंग्सों में, एक में 121 बनाए, एक में 141 रन बनाए। अगर पिच की बात करें तो केप टाउन की पिच है कि हम अच्छा स्कोर जड़ सकते हैं, स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं, क्योंकि पिच भी मैटर करती है। हमारे खिलाड़ियों को समझ आने तक मैच खत्म हो जाता है, सीरीज जो है वो खत्म हो जाती है, अगले अपने नाम कर जाते हैं। तो वो समझना कितना ज़रूरी है और किस तरह की पिच आप समझते हैं, क्योंकि आप तो ट्रैवलर भी हैं और इनको प्रॉपर विजिट करते आए। अगर केप टाउन की विकेट देखी जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके सराउंडिंग में जो पहाड़ी अभी नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ भी नज़र आते हैं, समुंदर भी बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने आज तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं और चारों पाकिस्तान लूज़ किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान का माजी तो इतना अच्छा नहीं। हाँ, माजी का रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर फिर बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वो क्या फैसला करते हैं। इस टेस्ट के बाद जो शान मसूद है उनकी किस्मत का भी फैसला होने जा रहा है कि शायद अगर वो टीम को इस तरह जितवा नहीं पा रहे तो उनकी भी किस्मत का फैसला किया जाएगा। तनकीद क्यों हो रही है चौधरी साहब, क्या वो लैग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो नहीं अपना पा रहे, हालांकि बड़े तजुर्बाकार बल्लेबाज हैं? कोई शक नहीं है, शान मसूद की टेक्निक में कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन ऐसा बल्लेबाज हमें क्या करना है कि 6 इनिंग्स के बाद 1 इनिंग्स वो सेंचुरी में बदले, 7 इनिंग्स के बाद। कहते हैं ना चॉइस साहब, कोई बैड पैच चल रहा होता है प्लेयर्स का, तमाम प्लेयर्स के ऊपर एक फेज आता है, जिस तरह बाबर आजम पे आया था। बिल्कुल। तो ये क्या दुरुस्त रहेगा कि एक खिलाड़ी के ऊपर अगर एक बैड पैच चल रहा है तो उसको निकाल के उसको बिठा दिया जाए, उसका मोरल मजीद डाउन करने की बजाय उसको मौका देना चाहिए या उसको मजीद आजमाना चाहिए? हो सकता है कि उसका बैड पैच गुजर के अगली परफॉर्मेंस को बेहतर दे दे। हम 1 मैच 2 मैच के बाद उसको क्रिटिसाइज करके साइड पे कर देना, ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल। जब किसी खिलाड़ी पर बैड पैच आता है ना, वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, माजी के प्लेयर्स की भी मैं बात करता हूँ, तो उस पर वर्क किया जाता था कि उन पर क्या कोई प्रेशर है, ज़हनी प्रेशर है या वो हरीफ टीम का प्रेशर है, उसको करने के लिए उनको साइकोलॉजी तौर पर उनको लेक्चर दिए जाते हैं, फिर किया जाता है, फिर उनको पे वर्क किया जाता है। पाकिस्तान के पास नेशनल एकेडमी जो है वो इसी काम के लिए बनी है कि अगर आपका खिलाड़ी कोई बैड पैच में चला जाता है तो उसको वापस NCA में भेजा जाए, वहाँ पर उसकी जो खलास हैं उनको पूर्ण किया जाए और वो बेहतर से बेहतर ताकि वो परफॉर्म कर सके। लेकिन हमारा जो अलमिया है कि हमारे खिलाड़ी जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते वापस आके अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए एकेडमी में नहीं आते, वो अपनी मर्जी से वो करते हैं कि जी मैं तो अब स्टार बन चुका हूँ, लिहाजा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एकेडमी में आकर इन कोचेज से अपनी वो जो गलतियाँ उस पर काबू पाऊँ। तो वो खुद भी नहीं करते। लेकिन दुनिया के जो बेहतरीन टॉप खिलाड़ी होते हैं वो अपने साथ अपने एनालिस्ट रखते हैं कि मैंने गलती की और उस गलती को किस तरह काबू करना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ पैसा आता है जेब में डालते हैं, अपनी खामियों पर काबू करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छी हमारा स्क्वाड बन चुका हुआ है। अब 24 में हमने 7 टेस्ट मैच खेले, 5 हारे, सिर्फ 2 जीते। वो भी 2 जो जीते आपको पता है उसमें भी आकब जावेद ने अपना फार्मूला लगाया था, मुल्तान टेस्ट में बॉल स्पिन ट्रैक बनाया था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान उस 2 टेस्ट मैच जीता। क्योंकि अब हम
हरीफ टीम के या दूसरे मुल्क में जाकर खेले हैं जहाँ की कंडीशन उस टीम को सूट करती हैं जो मेज़बान टीम है। तो लिहाजा यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने परफॉर्मेंस देनी है और परफॉर्मेंस ही हमारा अभी तक ना होने की वजह क्या है? क्या कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव है, कैप्टनसी का मसला है जिस तरह पहले भी बात हो रही है उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, या फिर खिलाड़ी ग्रुप्स में बटे हुए हैं? असल मसला क्या है, मुद्दा क्या है, या हम समझ नहीं पा रहे कंडीशंस को, जनूबी अफ्रीका के खेल को? देखिए, नो डाउट पाकिस्तान का स्क्वाड जो मौजूदा स्क्वाड है बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, बैलेंस्ड है। हाँ, बैलेंस्ड टीम है। आपके पास बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर मौजूद है, आपके पास ओपनिंग है, मगर क्या है वो रन्स नहीं करता। एक इनिंग्स में करता है तो अगली में फेल हो जाता है। तसलसल नहीं है यहाँ पर इनके खेल में। तो जब तक टीम का प्रेशर तो नहीं है जो ले लिया हो हमारे नहीं, ये अपनी गलतियों से आउट होते हैं। हरीफ टीम ने तो आपको जाल में फंसाना है। देखिए, उन्होंने आपको शॉर्ट पिच बॉल करके आपको बाउंसर पे लाना है और ताकि आप हुक करें, शॉट करें, आपका टेम्परामेंट को आपको के साथ खेलते हैं। वो लोग आपकी टेक्निक के साथ नहीं खेलते, वो आपके टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं। जब टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं तो उसका वो फायदा उठाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अब कौन परफॉर्म अच्छा कर पाएगा? किसके ऊपर आपको उम्मीदें हैं? बी के टेस्ट मैच में कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है? देखिए जी, तमाम नजरें तो एक मरतबा फिर बाबर आजम पर। बाबर आजम जब तक अपनी इनिंग्स को ट्रिपल फिगर में नहीं लेके जाएगा, पाकिस्तान का बोर्ड पर बड़े स्कोर नहीं बढ़ेगा। नीचे तैयब ताहिर भी हैं और दूसरे भी, सऊद शकील है, नाइब कप्तान है, उन पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी इनिंग्स को ट्रिपल में करे। कप्तान पर भारी जिम्मेदारी है कि कप्तान ने अभी तक जनूबी अफ्रीका में जो पहला टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स हुई, खातर खा उसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर साइम अयूब जिन्होंने T20 और वनडे में सेंचुरियां स्कोर की हैं, अब टेस्ट मैच में भी क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा है, ओपनर है, तो वहां पर उस पर भी भारी जिम्मेदारी आती है कि वो बड़ा स्कोर करे। बड़े जिम्मेदारी तो सारे ही प्लेयर्स पर आती है, वो बल्लेबाज हैं या वो बॉलर्स हैं, सब पर जिम्मेदारी आती है। बैटिंग में, अगर बैटिंग में, जब तक बैटिंग में देखें आप पार्टनरशिप कायम होती है। जब आप 100-150 रन की पार्टनरशिप 1 से 2 लग जाती है तो फिर बोर्ड पर आपको 500 का फिगर नजर आता है। उम्मीद करते हैं कि आज बेहतर खेल होगा और टेस्ट सीरीज में इंसान जो हमारी टीम है, शाहीन है, वो पिछला हिसाब किताब चुकता करेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको बताएंगे कि लाहौर में जो बच्चों की और शहरियों की एक सस्ती तफरीह का जरिया था जू, उसके किरायों में कई गुना, बल्कि कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। बिल्कुल जी, उसकी टिकट बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ाई गई है, क्या वजूहात हैं, इस पर बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए गरीब अवाम के लिए जो एक बड़ा झटका है 2025 का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही हुआ है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन लाहौरियों से चिड़ियाघर की सस्ती तफरीह भी छीन ली गई है। बिल्कुल जी, चिड़ियाघर का ठेका क्योंकि एक निजी फर्म को दे दिया गया है और एंट्री टिकट जो है वो अब 300 रुपये में मिलने लगा है और एक वेरियम हो गया एवरी और होलोवर्स का टिकट जो है वो मिलाकर टोटल जो है वो 1100 रुपये फी पर्सन में आपको टिकट मिलेगा। और आप जो शहरी जो पहले तकरीबन 1100 में पूरी फैमिली ट्रिप कर लेती थी जू का, वो अब 1100 में पर पर्सन जो है वो ट्रिप कर पाएंगे। तो ये जो तफरीह छीनी गई है, इसके ऊपर एक पैकेज बनाया गया है चिड़ियाघर के ऊपर। पहले वो देखते हैं। साल के आगाज में ही पेट्रोल के बाद लाहौरियों से चिड़ियाघर की सस्ती तफरीह भी छीन ली गई। चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में निजी फर्म को मिलने के बाद 60 रुपए वाला टिकट 300 का हो गया। एंट्री टिकट के अलावा सामघर का टिकट 200 रुपए लिया जा रहा है। एक्वेरियम 100 रुपए और वॉक थ्रू एवरी 100 रुपए में देखी जा सकती है। मिक्स्ड रियलिटी 100 रुपए, वर्चुअल रियलिटी 200 रुपए और सर्दी जू होलोवर्स देखने के 300 रुपए अदा करना होंगे। मुकम्मल चिड़ियाघर की सैर के लिए 1100 रुपए अदा करना होंगे। शहरी कहते हैं टिकट महंगा होने से बच्चों की तफरीह कराना मुश्किल नजर आता है। कुछ वालिदैन की ऐसी मजबूरियाँ, वो 300 की टिकट नहीं ले सकते, उनके साथ 4 बच्चे हैं और 300 की एक बच्चे की टिकट लेंगे, 4 बच्चे हैं, 1200 रुपया वो क्या करेगा? और अपनी भी टिकट्स लेनी है। मेरे साथ माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, हमारी फैमिली में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हमें जब पता लगा कि यहाँ की टिकट 300 हो गई है, ये आम इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो गरीब लोग जो आना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, वो तो कर ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल हो गया है। अब एंट्री टिकट जो है वो 300 रुपये की टिकट है। अब ये इतना एक्सपेंसिव है। अब 10-12 लोग हैं, 300 रुपये की टिकट के हिसाब से 3-4-5 हज़ार रुपये, तो ये 5 हज़ार रुपये बन जाते। शहरियों की दुहाइयां आपने सुनी है। शहरी इस वक्त क्या कहते हैं? लाहौर चिड़ियाघर का ठेका निजी कंपनी के सपोर्ट करने का मामला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इसको चैलेंज किया है एडवोकेट अजहर सदीक ने। और इस वक्त हम जानते हैं कि क्या कानूनी जवाब इसका बनता था या नहीं। हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर के साथ मौजूद हैं अजहर सदीक के साथ, तो उन्हीं से जानते हैं। जी शबीर हैदर, क्या कहते हैं अजहर सदीक?
चिड़ियाघर का ठेका निजी कंपनी के सुपुर्द करने का मामला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर चिड़ियाघर को जो है बगैर किसी कानूनी जवाज़ के निजी कंपनी के सुपुर्द किया गया है। इस हवाले से तमाम मामला पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो दरख्वास्त गुजार भी हैं, एडवोकेट सदीक साहब। उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है, क्या ज़रूरत पेश आई है कि जो चिड़ियाघर को जो है वो निजी कंपनी के सुपुर्द किया गया, ये ठेका दिया गया, क्या मामलात क्या है इसके अंदर? सर बताइएगा कि कौन सा कानूनी जवाज़ बना के इसको जो है एक निजी कंपनी के हवाले किया? देखें, बेसिकली तो पाकिस्तान को बेचने की लगता है तैयारियां हो रही हैं। देखो चंद चीज़ें तो हैं जो हमारे यहाँ देखें ना, गुर्बत की पोजीशन क्या है। ये कोई ये वो चिड़ियाघर जो है ना, ये गरीब लोगों के लिए है। हमारे जैसे आदमी जो हम तो मेरा अरसा ही हो गया, मैं अब चिड़ियाघर गए हुए, बच्चों को कभी कभी ले जाएं तो यहाँ तो होता है कि ज़्यादातर हमने सर्वे एक बाकायदा कराया, 75% गरीब लोग यहाँ आते हैं। और आप दे क्या रहे हैं उनको? क्रिकेट के ग्राउंडें आपने वीरान कर दी, दहशतगर्दी की वजह से जो हालात आए, सिनेमा इंडस्ट्री यहाँ है नहीं है क्या? और देखने के लिए उनके लिए जगह क्या है? यानी आप इतना महंगा कर देंगे। सुनने में आ रहा है 1100 रुपए का टिकट। कौन सा गरीब आदमी जो है वो 1100 रुपए का टिकट लेगा? अब बहाना बनाया जा रहा है, वो भाई यहाँ तनख्वाहें बढ़ा रही हैं अपने वजीरों की, मुशीरों की, तो अगर आपने ये करना था तो मैनेजमेंट दे दें, आप दे दें मैनेजमेंट पे, वो अवाम पे बोझ ना आए, वो अवाम पे आप दे दें मैनेजमेंट। लेकिन आप ये कहें कि आप नीलाम करके हर सेक्शन के अलहदा पैसे लें, इधर के पैसे लें, ये प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस नहीं है और गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस में नहीं आना। और आपने टेंडर भी अगर दिया है तो टेंडर देते हुए आपने क्या बैन अल-अक़वामी मेयार को सामने रखा है, और ये वाला टेंडर प्रॉफिट के लिए नहीं है। आप तो प्रॉफिट के लिए बना रहे ना, तो ये मुनाफत बख्श कारोबार नहीं है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। और मैं समझता हूँ हमारी तालीमी सिलेबस का हिस्सा भी है कि वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ मौजूद थे हज़रत सिद्दीक एडवोकेट साहब। अच्छी बात है, इसको गया है, चैलेंज किया जाना चाहिए भी सही, क्योंकि ये एक सस्ती एंटरटेनमेंट है, तफरी है बच्चों के लिए, शहरियों के लिए, और आप उसको मुनाफा बख्श इदारा बनाने के चक्कर में आपके पास बहुत से और भी इदारे हैं जिनको मुनाफा बख्श बनाने जाना चाहिए। प्राइवेटाइज करने के मद में आपने अवाम के ऊपर जो जुल्म किया है वो काबिल कबूल नहीं है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस घंटे का आगाज ही हम करेंगे बेसुरों के बेताज बादशाह। आगाज करने लगी हैं दूसरे घंटे का। बिल्कुल, बहुत मुबारक आगाज करने लगी। बहुत सारे कानों पर बिजलियां गिराने वाले चाहत फतेह अली खान, कौन नहीं जानता। चाहने वाले बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि 2025 में सबकी एंट्री हो चुकी है, उनकी एंट्री भी जनाब हो चुकी है, लेकिन 2024 का पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या उन्होंने गुल खिलाए हैं, मौसीकी की किस तरह से पोस्टमार्टम किया है, तिया पांचा किया है, जरा वो देखिए पहले। काबिले कबूल नहीं है, बेतुक्के भी हैं और फिर पता नहीं क्या क्या इनके साथ लगता है। का बेड़ा गर्क करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की है, कोई आम बंदे का काम हो नहीं सकता। लेकिन 2025 में भी जनाब आए हैं, ये सिर्फ अभी इन्होंने सिलसिला रोका नहीं है। जाने बहारा बड़ा मशहूर नगमा है, 2025 में उन्होंने रिलीज किया, उसका न्यू वर्जन आया रीमिक्स के साथ, जरा वो भी देख लीजिए। तो ये सिलसिला एक चीज महसूस चलता रहेगा, 2025 चलता तो रहेगा, लेकिन जो वीडियो मेकर है आप उसकी बर्दाश्त का आलम देखें, वो किस तरीके से सीन्स बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, आवाज बंद करके अगर सुने तो मेरे ख्याल में फिर भी बर्दाश्त, आवाज बंद करके भी आप नहीं देख सकते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक ये था कि डिप्रेशन और परेशानी भी है ना आज, तो और वहाँ पर ये परेशानी पैदा करने वाले अनासर जो है, एंटरटेनर तो है ना वो, आपको इस डिप्रेशन के दौर में कोई एंटरटेन कर रहा है, आपकी परेशानी मजीद टॉर्चर करने के लिए मौसीकी से नफरत दिला रहा है, तो ये भी बड़ा फरीजा है जो सर अंजाम दे रहे हैं चाहत फतेह अली खान। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, इस तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहिए। तो आज इस तरह से हम बात करें कि माइंड हेल्थ वेलनेस डे है नाज़रीन, तो इस हवाले से हमारे साथ खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, सलाफ़े नकवी जो कि योगा माइंड साइंसेज एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको वेलकम कहेंगे सलाफ़े। क्या तरीका हो सकता है अपनी फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ माइंड को भी हम तरोताज़ा रखें, उसे सेहतमंद रखें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और देखने वालों को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जो थोड़ी देर पहले हमसे पहले सेगमेंट चल रहा था, योगा के हवाले से जब बात की जाए तो लाफ्टर थेरेपी भी एक चीज़ का नाम होता है। अच्छा, तो उसके अंदर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज जितना अब जैसे ही वो चला हम सब हंसना शुरू हो गए, राइट। अब वो क्या चल रहा है क्या नहीं, आपका दिमाग इतना पावरफुल रखा है अल्लाह ने कि जब आप कोई चीज़ सोचते भी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ सोचते हैं, नियत के साथ सोचते हैं, वो चीज़ होने लग जाती है। तो अगर मैं सिर्फ मिमिक करूं और मैं सिर्फ बस हंसूं, सिर्फ ये कोशिश करूं कि हाँ फ़ोन पर मैंने एक जोक पढ़ा है, वो असल में नहीं है, लेकिन दिमाग को नहीं पता कि वो असल में नहीं था, मैंने उसे यकीन दिलाया,
अब उस टाइम वो उसकी हकीकत बन जाएगी और फिर लाफ्टर थेरेपी स्टार्ट होगी और उससे उसके फ़वाइद ये होते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है वो नीचे चला जाएगा, डोपामीन एंडोर्फिन ऊपर चला जाएगा, यानी कि हैप्पीनेस का हार्मोन। अपना ख्याल रखने के, सीरियसली ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन चंद चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की जो हम बात करते हैं 30 मिनट्स किसी भी किस्म की एक्सरसाइज है, वॉक है, योगा है, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। बैलेंस डाइट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि चीट मील का कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, क्लीन ईटिंग की तरफ आएँ। क्लीन ईटिंग, अगर आपने अपनी बॉडी को ट्रीट करना है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, तो आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ एंटर ना कराएं जिसके अंदर टॉक्सिन्स हों। तो जितनी भी क्लीन ईटिंग की तरफ आप जा सकते हैं वो करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। अच्छा, खुश रखने के लिए भी कुछ खुराकें हैं ना, जिस तरह चॉकलेट के बारे में कहा जाता है, कॉफ़ी है, आइसक्रीम है, ये वो चीज़ें हैं जिनको खाने से आप खुशी महसूस करते हैं। कॉफ़ी वगैरह जो जिस तरह की चीज़ें होती है, जिस तरह गार्लिक पे एक दफ़ा मैंने बात की तो बड़े लोग ऑफेंड हो गए, उनका गार्लिक क्या ये बात करी, हम लोग तो इतने सालों से खा रहे हैं। जो भी ब्रेन क्या बात की थी आपने? मैं आपको बताती हूँ, जितने लोग ब्रेन स्टिमुलेंट जो भी चीज़ें होती हैं, गार्लिक है, कैफीन है, आपकी चाहे आप चाय कह लें, आप कॉफ़ी कह लें, वो एक विप करने की तरह होती है कि एक थोड़ी सी देर के लिए आपको एक हाई देगी, आपके दिमाग को एकदम बताएगी कि कुछ हुआ है, आप अच्छा फील करेंगे, उतना ही डाउनर आएगा। उसके बाद साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम कोई जंक या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं उस टाइम तो मुझे खुशी देगी। स्पाइक इंसुलिन की इतनी ज़बरदस्त उसकी होती है कि उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद मुझे लेथार्जिक फील कराएगी। सो वो खाना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा जो आपको लेथार्जिक फील कराए। नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको तो मैं कहती हूँ आप लिख लें कहीं पे कि लैक ऑफ स्लीप आपको कई किस्म के कैंसर का बाइस बनती है। आप नींद पूरी नहीं करते, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आपको लगेगा, अक्सर लोग कहते हैं आज नहीं सोए कल नींद पूरी कर लेंगे, ये डेट कभी पूरा नहीं होता। और वो पूरे वीक की नींद ये डेट कभी पूरा नहीं होता, डैमेज कर रही होगी। आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आपको जो स्लीप होती है आपके सेल्स को, आपके सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए होती है, आपके सेल्स को आपको रिकवर करने के लिए है। आपकी ब्रेन हेल्थ एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी उससे, आप एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, आप सोए भी सही तरह से नहीं है। आपने रीजनरेट की बात कर ली कि सेल्स आपके दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं और आपको यंग रखने के लिए अगर कोई अच्छी नींद लेता है तो क्या ये भी है कि वो बूढ़ा ही नहीं होगा कभी? अब ये है कि एज ज़्यादा नींद ले लेते हैं, ज़्यादा नींद से तो नुकसान नहीं, ज़्यादा नींद फिर बात, लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। कितना सो रहे हैं 7 to 8 आवर्स, बट फिर वही बात, अगर हम ये कहें, मैं ये कहूँ कि हाँ आप दिन में नींद पूरी कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज नेचर ने आपके लिए जो टाइम रखा है ना वो वही था जो हमारे बड़े करते थे कि जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे। उसमें रात के टाइम में आपके जो हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस के, वो नीचे जाना शुरू होते हैं, वो ज़रूरी हैं। अब एजिंग की अगर बात करें तो आजकल इस पर बहुत बात हो रही है, एंटी एजिंग की। मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा इंडोर्स करती हूँ इस तरीके से कि एजिंग प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं, आपका हक है कि आप लंबा जिएं। अब लोग कहते हैं मरना तो है ही है, तो हम ये खाकर मर जाएं, इससे तो स्पेसिफाई करती जाए ना सलाफी, तो ताकि हमारे देखने वालों के लिए इजी हो जाए, कौन सी उम्र के लोग के लिए कितनी नींद जरूरी है, मतलब जिस तरह बच्चे हैं, जवान हैं और बुजुर्ग हैं, उनके लिए कितने कितने घंटे की, और फिर डाइट भी उस हिसाब से जरा बताएगा कि क्या क्या डाइट में शामिल करना है और क्या क्या हमने माइनस। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नींद इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए माँ बाप का काम है कि उनको वाकई जल्दी सुलाएं, ये नहीं कि आप जल्दी उठा रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, ग्रोथ के लिए। और जब सोया हुआ बंदा है ना, उसको आपने बार बार जगाना नहीं है, ये उसके न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है। हमारे यहाँ तो उठा दो कुछ नहीं होता, फलां आ गया उठा दो, फलां आ गया आप उससे मिल लें, सो रहा है तो प्लीज लेट हिम गो टू स्लीप। दूसरी चीज़ कि किस एज के लिए, अब एडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप एज करते जाते हैं आपकी नींद कम होती चली जाती है, उसमें आपको काम क्या करना है, एजिंग प्रोसेस को हम स्लो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन एज करना है, लेकिन अच्छे तरीके से करना है। उसके अंदर स्लीप हाइजीन आ जाती है, यानी कि कमरे की लाइट्स जो है या ब्लू कर दें या उसको रेड लाइट पर ले आए। जो नेचर है उसके मुताबिक तो रात में सोएं ताकि इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ लोगों को इंसोम्निया होता है तो ये लाइट, अगर फर्ज मुझे नींद अच्छी आती है और मैंने क्या करना है, फिर भी 2-3 घंटे पहले सोने की तैयारी करनी है, यानी कि अपने रूम को उसके मुताबिक, एनवायरनमेंट को उसके मुताबिक करना है। स्क्रीन, फ़ोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है,
साइंटिफिकली बता दूं, क्योंकि आपका फ्रंटल लोब जो होता है, जो ब्रेन का, वो आपके मूड को रेगुलेट करता है। स्क्रीन टाइम उसी को डैमेज करता है। आप देखेंगे बच्चे जो आजकल इरिटेबिलिटी आती है, या हम में भी इवन, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, कुछ देर के बाद मुझे अपनी जो असल वर्ल्ड है वो अच्छी नहीं लग रही होती, बिकॉज एक वन वे कम्युनिकेशन की आदत पड़ गई है। बोलने को दिल नहीं कर रहा है, एक सामने एक बोलता जा रहा है और वो अच्छा लग रहा है, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। इस्लाफे कुछ प्रेशर पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइंड वेलनेस की, तो जहाँ पर हमें सुकून मिलता है, हम मसाज भी करवाते हैं समटाइम, हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस रिलीज़ करके पुरसुकून करते हैं, वो कौन से होते हैं? उनको क्या आप सडन भी, जैसे आपने वो कहते हैं ना, छड़ी घुमाई और आपने सुकून ले लिया, ऐसा भी कोई तरीका है? पहली चीज़ तो प्रैक्टिस आपको इसमें परफेक्शन ले आएगी, बट जिन लोगों को कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तो सिर्फ इस प्रेशर पॉइंट को याद रखने से हम कराटे चॉप बोलते हैं। ओके। अपने डोमिनेंट हैंड से आपने इस साइड पे टैप करना शुरू कर देना। आपका राइट हैंड है? हाँ, जो आप डोमिनेंट जो भी हाथ होगा, अगर आप लेफ्टी हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपका डोमिनेंट हैंड वो होगा, लेफ्ट वाला। अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं अपना, तो आपका ये एरिया होगा, राइट। आपने इसको टैप करना है। होगा इससे क्या, इसे कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपकी बॉडी में डिफरेंट मेरिडियंस होते हैं, जैसे आप प्रेशर पॉइंट की बात कर रही हैं, आप उनको टैप करें, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर आपको ये प्रेशर पॉइंट भी याद नहीं रहा, सबसे क्विक और आसान चीज़ क्या, एंजाइटी, घबराहट, कहीं जाना है, अब टाइम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, आपने बहुत सिंपल एक जगह बैठे या खड़े भी हुए हैं, इनहेल किया कंप्लीटली और फिर से इनहेल करने की कोशिश करें, जो कि मुश्किल होगा। आपने इनहेल दोबारा से फोर्सफुली करके एक्सहेल किया थ्रू योर माउथ। इसे आपने 3 से 4 दफ़ा, आप अगर अभी भी ट्राई कर लें, आपके जहन में वो जो एक बर्डन और एरिया, जो ये हमारा मास्टर एरिया होता है, आपका हेड एंड योर नेक, जो अकड़ा हुआ होता है, स्टिफ हो जाता है, फौरन से आपकी मेंटल स्टेट चेंज होगी। ये टैप करने वाला ये कितनी देर तक? टैप करने वाला सिर्फ आपने 1 मिनट करना है, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कि इंटेंसिटी एंजाइटी की ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि फिर से वो ट्रिगर हो रही है, पहली चीज़ तो ट्रिगर ढूंढना होगा, लेकिन आपने फिर इसको टैप करते जाना है। दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। सुबह उठें, ग्रेटफुल हुए, और उसके बाद अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है, तो कहें आई एम कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये भी आपने अपने आप को यकीन दिलाया कि कॉन्फिडेंस। बॉडी पार्ट में पेन है किसी को, जिस तरह माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, वो दवाइयाँ भी खाते हैं, उनको असर नहीं होता, तो उसके लिए भी कोई प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं? जो कॉमन आपका जो पेन का, किसी भी किस्म की पेन का, इवन खुदा न खास्ता कैंसर में अगर कीमो के बाद कीमो इंड्यूस्ड नोजिया भी होता है, पेन भी होता है, तो आपने इस प्रेशर पॉइंट को याद रखना है, आपके थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर के दरमियान का। आपको यहाँ महसूस होगा कि हॉलो टाइप होता है, इसको क्लोज अप कर लें, ये एरिया जो होता है बिल्कुल एक हॉलो होता है आपका, आपको एक महसूस होगा, उसको आपने बस टैप करना है, जिसे हम प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल लाइटर जेंटल प्रेशर देंगे। आपने उसको 30 सेकेंड्स तक किया या 1 मिनट तक करेंगे, एंड फिर उसके बाद आप उसको रिलीज कर दें और फिर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। बिकॉज मैं अगर आपको फ़र्ज़ कोई ऐसी बात करूं जो आपको गुस्सा आए जिस पर, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, राइट? तो आपके थॉट्स का आपकी ब्रीदिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैं इसी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करूं और अपने मुताबिक डीप ब्रेथ्स लेना शुरू करूं, तो मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में आ जाए, रिलैक्स, ओवर थिंकिंग की आदत। अच्छा, फिर उसके साथ ही योगा को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही ब्रीदिंग की है, आपको वो भी करना है, आपको अपनी बॉडी जो है वो भी आपकी एक्टिव रहती है, आप फ्रेश रहते हो, और आप महसूस करते हो योगा के बाद कि आपकी पूरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गई है, जितना आपने बहुत ज़्यादा आपको मसाज करवाया है और रिलैक्सेशन आपने योगा में कौन-कौन से पोजीशन, वो भी थोड़ा सा बताएं। योगा में सिंपल मैं आपको 3 पोस्चर्स बताऊंगी, जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है वो कर लें और आप बिल्कुल ठीक फील करेंगे उसके कुछ देर। 30 सेकंड और 1 मिनट तक आपने ये पोस्चर्स करने हैं। उसके लिए कोई खास वक्त भी होता है? सुबह के वक्त करें तो इफेक्टिव ज़्यादा होगा? ऐसे कहते हैं कि सुबह करना चाहिए, लेकिन जो टाइम आपको मिले वो आपका बेस्ट टाइम है। ठीक है। नंबर 1 चाइल्ड्स पोज याद रखें, वो फॉरवर्ड बेंड होता है, बड़ा आसान है, अब सबको पता है उसका। बिल्कुल लेग्स बेंड करके और नीचे झुक जाएं और आप बिल्कुल आगे अपना आप स्ट्रेच कर देते हैं। नंबर 2 कोबरा पोज, इसकी तो पिक्चर आराम से मिल जाती है। नंबर 3 कॉर्स पोज। अब कॉर्स पोज में लोग कहते हैं हमें लाश बना रही है, बिकॉज इसका मतलब ही यही है, मगर आप कॉन्शियसली जब रिलैक्स करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप बहुत हद तक आपने अपनी बॉडी स्टिफ की होती है, कंधे यहाँ हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे, ना थॉट्स को ना अपने इमोशंस को। उस टाइम आप अपना वजन पूरा जो है ना वो ज़मीन को दे दें। हम किसी मैट पर हैं, आप अपने बेड पर भी सोने से पहले ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपको नींद बेहतरीन तरीके से आएगी। तो आप अपने मसल्स को एक एक चीज़ को सोच के रिलैक्स करें। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। या
अब आप बैठे हुए हैं और आपको एकदम लग रहा है कि मेरे इस एरिया में कोई बोझ आ गया है, तो सिर्फ आप अपने आप को स्ट्रेच करें। आप अपनी नेक को अप एंड डाउन लेके जाएं, लेफ्ट एंड राइट लेकर जाएं और अपने कंधे, जिसे हम शोल्डर श्रग्स कहते हैं, इनहेल करते हुए आप अपने कंधों को ऊपर लेकर जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए अपने कंधों को आप नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि वो जो एक अकड़ाव था बॉडी के अंदर, इसीलिए हम योगा को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, बिकॉज आपका न्यूरो एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो आप कर रहे हैं वही आप बन रहे हैं। अगर मैं अपने आप को इस टाइम यकीन दिला दूं कि मैं सही बात नहीं कर पाऊंगी तो कुछ देर बाद मैं स्टटर भी करने लग जाऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी है माइंड वेलनेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्थ वेलनेस की, तो इसके अंदर एक्सरसाइज के डिफरेंट क्योंकि आ जाते हैं फेजेस। हम स्विमिंग को भी इसके अंदर वो लेकर आते हैं कि वो भी आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देती है, आपका माइंड बिल्कुल एकदम से फ्रेश हो जाता है। उसमें भी क्योंकि आपने जैसा आपने बात की कि बॉडी डेड बॉडी वाले पोस्चर में आपने आ जाना, तो आप अपनी बॉडी को पानी के हवाले कर देते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं आप, और आप पानी में ऊपर सतह पर आ जाते हैं। जब आप स्विमिंग की पोजीशन में आते हैं तो आपकी वो भी पानी आपको हील भी करता है, बिकॉज मैं ज़्यादा परसेंटेज पानी से हम लोग बने हैं। जब आप नेचर के करीब या उस चीज़ में जाते हैं जिस चीज़ से मैं बनी हूँ, जिस लाइक मिट्टी को जब बहुत सारे लोग हाथ लगाते हैं तो अच्छा फील क्यों करते हैं, बिकॉज ये एक एलिमेंट हम में भी है, राइट। सनलाइट में आप, अगर आपको बहुत थकावट फील होती है तो सनलाइट सिर्फ कमरे में भी आ रही है ना, तो जस्ट फील दैट, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। पानी भी एग्जैक्टली यही चीज़ करता है। एंड स्विमिंग अगर आप सही से करें, आपका कार्डियो अच्छा रहेगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ बता दूँ, जो हम कहते हैं हब बन गए हम डायबिटीज़ का, तो सिंपल सी कुछ टेक्निक्स याद रखें। जब आप खाना खाते हैं उससे 10-15 मिनट के बाद यूज़ योर मसल्स, यानी कि चाहे आप बर्तन धो लें, अक्सर लोग कहती हैं, ख़वातीन कहती हैं फिर मैं तो बर्तन ही धो रही हूँ, तो आप वो कर लें, आप अपनी वार्डरोब सेट कर लें, बट यूज़ योर मसल्स। आपकी इंसुलिन की स्पाइक, फैट स्टोरिंग हार्मोन, आपका उसकी स्पाइक इतनी ज़्यादा होगी ही नहीं। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ मसल, जहाँ पर आपका जो शुगर होती है, या हम कहते हैं कि शुगर लेवल्स, किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने सिर्फ अपनी काफ को इस तरह मूव करना है। दैट्स इट। जैसे आपने खाना खाया 1 मिनट और 2 मिनट बैठे हुए मूव करते रहे, बैठे हुए करें। बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते ज़्यादातर, बैठे हुए, और ये जो फीमेल्स भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं और आप अपनी एंकल्स को बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। अब इस मसल को आप जितना यूज़ करेंगे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। ये चीज़ें सारी वो हैं जिसको साइंस खुद बताती है। इट्स नॉट लाइक सलाफे आपने मिट्टी की भी बात की कि मिट्टी को हाथ लगाने से आपको अच्छा फील होता है। हम लोग गार्डनिंग की बात करते हैं कि हम जब पौधे लगाते हैं या हम अपनी क्यारियाँ मतलब हम नरम कर रहे हैं मिट्टी, पौधे लगा रहे हैं, तो हम एक अच्छा फील करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। वो भी स्ट्रेस रिलीज की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा, ये अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहती हूँ, एक चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है ना कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, आपका बच्चा बहुत इरिटेबल है, एक तो स्क्रीन उसकी सबसे बड़ी वजह होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपने इसका कहा ना गार्डनिंग, आपने कोई एक पौधा उसको बताना है, उसके हाथ से लगवाएं और उसको कहें इसका ख्याल रखो। उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। एंड ये बहुत पेशेंस का काम है। दूसरा, वो जो नखरा होता है ना हमारा, इस चीज़ को हाथ लगा के गंदा हो गया, वो जब आप मिट्टी में हाथ एक तरह से लगाते हैं, उस पौधे का ख्याल रख रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ लव भी आता है, केयर, कंपैशन, ह्यूमिलिटी और नेचर के साथ मोहब्बत, कि मुझ जैसी ही चीज़ है जिसको हम नर्चर करें। वो जैसे ही ग्रो करेगा, आपके अंदर प्यार उतना ग्रो करता है, आपके अंदर पेशेंस उतना आता है। बिकॉज ये क्विक फिक्स की हमें आदत है ना, तो ये क्विक फिक्स नहीं है, वो अपने टाइम से ग्रो करेगा। आप उसको पानी देंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे। तो ये बच्चों के लिए स्पेशली ज़्यादा, जहाँ प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, बच्चों के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, इरिटेबिलिटी के, गुस्सा बहुत आ रहा है। अब पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही कि उनका क्या, बात नहीं मानते। आपकी बातों से ये लग रहा है कि सलाफे, ये सारा कुछ करने के लिए आपको किसी हाई फाई जिम की जरूरत नहीं है, या आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जाके लाइफ में जितनी दफा घर के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। सबको पता है, मैंने होम वर्कआउट से किया। मैं ट्रेनिंग भी अब ऑनलाइन ही कराती हूँ। तमाम खवातीन ये कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम बाहर कहाँ जाएं। तो मैं इनको कहती हूँ सबसे आसान चीज़ ये, आपका सिर्फ मुझे मैट चाहिए और आप चाहिए सामने। आपने एक बटन दबाना होता है और आप कॉल पे मेरे सामने हैं। और एक्सरसाइज करना कितना आसान है। और अगर आपका एक्सरसाइज का मूड नहीं है तो प्लीज़ मेडिटेट करें, यानी कि आपने अपनी आंखें बंद की, कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी सांस पर फोकस करें और हर सांस के साथ कोई पॉजिटिव एफर्मेशन या ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुजार रहें। थोड़ा सा टाइम भी इसमें कर दीजिए स्पेसिफाई, कितनी देर के लिए? सिर्फ मेडिटेट आपने करना है, कोई हमने इतनी देर नहीं बैठना मुराकबा में, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज बात वो करूँगी जो प्रैक्टिकल होगी। अब हमारी ऐसी लाइफ है कि हम 10-10 घंटे नहीं बैठे रह सकते एक चीज़ के अंदर।
अब 5 मिनट हमें हमारे लिए वो भी बहुत है, लेकिन अपने लिए जो हम टाइम निकाल रहे हैं ना, वो आपका समझ ले 24 आवर्स आपके संवर जाएंगे। और जिस तरह हम गुस्से की भी बात कर रहे थे, गुस्सा क्यों आपके लिए बुरा है? जब आप 1 मिनट के लिए भी गुस्सा करते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो होती है ना, वो 7 आवर्स के लिए ख़राब हो जाती है। 24 आवर्स आपके सेल्स में वो चीज़ रहती है। तो जो चीज़ नुकसानदेह है उससे दूर रहने, इसलिए मैंने क्लीन ईटिंग की बात की है कि जब आप चीट करते हैं, बॉडी को तो पता है कि उसमें टॉक्सिन्स थे, सिर्फ इस वजह से कि मुझे पसंद है। तो ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया चीट मील वाला, सिर्फ वेट लॉस के लिए। बिकॉज वेट लॉस, फैट लॉस, आपकी सेहत, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये 1, 2, 3 दिन की बात नहीं है। इसको लाइफस्टाइल बनाना, अपनी बॉडी को ऑनर करें सबसे पहले। अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो हम जो वेलनेस की बात करें, इसका कोई फायदा नहीं है। आप दूसरों से भी फिर उसी तरह ही वो हेट्रेड और तंग आए उकताए हुए होंगे। अगर आपके अंदर प्यार होगा और आप उसी चीज को फील करते हैं, आप वही पास ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं और नाज़रीन इन पे अमल कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जहनी तौर पे अगर आप फ्री होंगे, सेहतमंद होंगे, तो फिर आपको परेशानी नहीं दिखेगी। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि 2025 का आगाज हो गया, इन तमाम अच्छी बातों के साथ ही हमको आगे बढ़ाते हुए अब पैदा होने वाले बच्चे बीटा किड्स होंगे। बिल्कुल जी, बीटा किड्स होंगे और ये बीटा किड्स जो ये बड़े एडवांस बच्चे होंगे, ये नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे। और ये अल्फा से भी 2 हाथ ऊपर है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे बच्चे तो एडवांस थे, इससे भी आगे आगे के बच्चे होंगे ये, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस बच्चे होंगे जो कि हर सेकंड तकरीबन सतह बताई जा रही है 4.2 औसतन ये पैदा होंगे। और 2039 में पैदा होने वाले बच्चे क्या कहलाएंगे? अमेरिकी मरदमशुमारी ब्यूरो के मुताबिक दुनिया में हर सेकंड औसतन 4.2 बच्चों की पैदाइश हो रही है। तो उनके लिए भी एक अलग से ज़ाहिर नाम उन्हें दिया जाएगा जनरेशन के हिसाब से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जनरेशन को एक अलग नाम दिया जाता है। तो 2025 का जो आगाज़ होते ही बीटा जेन का आगाज़ हो गया है। जहाँ ये नई जनरेशन है और जनवरी 2025 से जो जनरेशन है बीटा जनरेशन, जिसका दौर शुरू हो चुका है और 14 साल यानी कि 2039 तक ये रहेगा। और इसके लिए अगले 15 बरस तक पैदा होने वाला हर बच्चा इस नई नस्ल का इन्हें नाम दिया गया है। तो बहुत ही ख़ास खुसूसियात के हामिल ये बच्चे होंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपके इल्म में है कि नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के जो कि खूबसूरती में बेमिसाल हैं, लेकिन सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। हाल में बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है और बर्फबारी के बाद बारिशों का भी आगाज़ हो चुका है। तमाम इलाके भीग चुके हैं। एक तरफ बर्फबारी है और साथ ही बारिश हो रही है, तो वो समाई कुछ और है। लोआरी टनल 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है लोआरी टनल पर, और NHA की जानिब से लोआरी टनल पर बर्फ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो कालाश हो गया, या फिर लटवा के इलाके हो गए, गरम चश्मा है, बगोश्त है, पीर बेग है। इन इलाकों में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस वक्त बर्फबारी शदीद हो रही है और वहाँ पर ना सिर्फ बर्फबारी बल्कि बारिश भी हो गई है। तो आप जो एहतियाती तदाबीर है वो अपना कर जाएं। रास्ते भी उतने ही मुश्किल उतने ही तो खतर भी हैं। आप एहतियात अपनाइए। बर्फबारी हो रही है तो बारिश और बर्फबारी से जो लकड़ी की मांग है वो बढ़ गई है और इस मुंह मांगी कीमत पर फ़रोग का सिलसिला भी जारी है। तो हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना होगा ताकि जो उस इलाके के लोग हैं पहले मुश्किलात का शिकार हैं, तो जब लकड़ी महंगी होगी तो उनके लिए जो हीट जनरेट करने का एक ज़रिया है वो उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। तो हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे सदक़े के हवाले से कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है, किस तरह से सदका देना चाहिए और किस तरह से आप सदका देकर अपनी मुश्किलात को कम कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं न जाएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी आपको बताते हैं या दिखाते हैं एक ऐसा शहर जो कि मिसाली शहर है और इस शहर के बारे में कहा जाता है कि शहर बेगदाबी है, यानी कि यहाँ पे कोई फ़कीर पाया ही नहीं जाता। क्या खूब बात है ये। यहाँ पर गदागर आपको नज़र नहीं आएंगे और ये हैरानकुन बात है। ये दुनिया में जहाँ ज़रूरतमंद और भिखारियों की बहतात है, वहीं पर ये तब्रेज़ ईवान का जो ईरान का एक शहर है जो अपनी तारीख सकाफ़त में मुनफरिद है। यहाँ पर तिजारती हैसियत के लिए भी ये मशहूर है शहर, और ये शहर ईरान के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ है। आज़रबाईजान सूबे का दारुल हुकूमत है ये, और यहाँ तब्रेज़ की तारीख जो है वो कई हज़ार साल पुरानी है और ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ रहा है। और यहाँ पर आपको गदागर बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, तो ये शहर बेगदा भी कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह शहर की माशी तरक्की है और वहाँ के लोगों की
मेहनती फितरत है और इसकी आबादी लगभग 15 लाख के करीब है। मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। आइए आपको बताते हैं दुनिया के इस शहर के बारे में जहां आपको भिखारियों का नामो निशान नजर नहीं आएगा। जी हाँ, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऐसा शहर भी मौजूद है दुनिया में जहां जरूरतमंद तो हैं मगर भिखारी नहीं है। तबरेज ईरान का एक अहम शहर है जो अपनी तारीख, सकाफत और तजारती हैसियत के लिए मशहूर है। ये शहर ईरान के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़या है और आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। तबरेज की तारीख कई हजार साल पुरानी है और ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज रहा है। तबरेज को शहर बेगदा के लक़ब से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह शहर की मौशी तरक्की और वहाँ के लोगों की मेहनती फितरत है। इसकी आबादी 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। तबरेज में मुख्तलिफ तजारती और सनती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, जिसकी बदौलत लोगों को रोजगार की फराहमी में कोई कमी नहीं है। तबरेज को शहर बेगदा के लक़ब से इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम मुस्तमिनदान है जो गरीबों की मदद करते हैं। मुस्तमिनदान के साबिक सदर सईद जलाली कहते हैं, अमीरी और गरीबी दुनिया में हर जगह मौजूद है और उस हकीकत से कोई मुस्तस्ना नहीं है। तबरेज में भी जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन उनकी मुनासिब तरीके से देखभाल ही भिखारी की समाजी बदहाली को रोकने का वाहिद कामयाब तरीका है। सोच रहा था शाल कि अगर इस शहर में रहने वालों ने सदका खैरात करना हो तो वो किसको देते होंगे? यहाँ पे तो कोई फकीर गदागर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन सदके की अहमियत अपनी जगह पर है। शहर छोड़ के जाना पड़ता होगा फिर बाहर। बिल्कुल, सदका देने के लिए, और सदके की आज हम बात करेंगे क्योंकि सदके की अहमियत अपनी जगह पर बहुत ज्यादा है और हर मुसलमान का शिवा है कि वो सदका और खैरात करे, मुसीबतों, आजमाइशों, परेशानियों को ये टालता है। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कितनी इसमें सदाकत है और ये कितनी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ एजाज खान रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे खान साहब आपको। खान साहब, इसकी अहमियत से तो बिल्कुल कोई मुसलमान भी इनकारी नहीं है कि सदक़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बलाएं टालता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ आरा रखते हैं इसके ऊपर कि काला सदका देना चाहिए, काले बकरे का सदका देना चाहिए या फिर जानवर का सदका देना चाहिए, जो जिंदा जानवर हो उसका सदका देना चाहिए। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि लाल रंग का सदका, फलानी दाल का सदका। इसके हवाले से क्या सदाकत है और क्या तरीका कार है, वो थोड़ा सा बताइएगा। असल में हमने सदकात को भी ना आइडियलाइज करके उसको तबकात में बंद कर दिया है कि अगर कोई बंदा ज्यादा खर्च कर सकता है तो उसकी ज्यादा बलाएं रद्द होंगी, अगर कोई नहीं कर सकता तो बेचारा मेरा अल्लाह ताला उसको मुसीबत में डालेगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सदकात का ताल्लुक हमारी नीयत से होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे दरबान खड़े होते हैं और वो अक्सर रिटायर्ड फौजी अफसरान होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अगर आप सिर्फ उनको जाते हुए उनको इज्जत दे दें, उनसे हाथ मिला लें और सिर्फ आप उनसे पूछ लें कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना उस वक्त, तो हो सकता है आपके 1000 बकरों से ज्यादा मेरा अल्लाह ताला आपको नवाज दे। वो उसकी पेंटिंग है। इंसान मेरे अल्लाह ताला की पेंटिंग है और हर मुसव्विर अपनी पेंटिंग के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है। ये जो हमने तबकाती तौर पे कर दिया कि कोई साहब ने 10 बकरे अफोर्ड कर सकता है और वो 10 बकरे करेगा, कोई बकरियां करेगा और कोई मुर्गियों का करेगा। देखें, आपके सदकात का ताल्लुक ये होता है कि आपने किसी इंसान को वो रसद पहुंचानी है जिसकी उसको शदीद जरूरत हो। वो एक मुस्कुराहट भी हो सकती है, एक रोटी पर रखी हुई इज्जत के साथ दाल भी हो सकती है। आप उसको जाके उसका हाथ पकड़ के उसको ये बताएं कि आपको कोई जरूरत है तो मैं हूं आपके लिए। आप अपने बहन भाइयों के साथ सदका कर सकते हैं। आप बहुत ही उम्दा बात की आपने और ये बड़ा आसान कर दिया है कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ये महंगे सदकात देना, वो भी अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। अच्छा, असरात क्या होते हैं, सदके के फवायद क्या हैं? क्या वाकई में सदका बलाओं को टाल देता है? देखें, हर वो चीज जिसमें आप किसी इंसान को आसानी देते हैं वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आपकी आसानी पैदा होते ही का मतलब ये नहीं है, यही है कि आपकी जिंदगी से गम दूर हो जाएगा, आपकी जिंदगी से शौक दूर हो जाएगा। मगर ये जो हम कैलकुलेटेड करते हैं ना सदका, कि जी मेरे ऊपर मेरे बच्चे का सदका है, मैं ये एक ऊंट दे दूं, एक बकरा दे दूं, एक बकरी दे दूं, आपने सदका करते जाना है। क्योंकि हमारे अमाल ऐसे होते हैं कि हम पे बलाएं आती रहती है अपने अमाल की वजह से। हम जो सोचते हैं उससे भी एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वही भी हमारे लिए वापस नेगेटिविटी को लेके आती है।
आपने सुबह उठते ही एक नियत करनी है कि मैंने आज 2 इंसानों को खुश करना है। वो इंसान आपके मुलाज़िमीन हो दुरुस्त। सकते हैं, आपके मालिक हो सकते हैं, आपके बुज़ुर्ग हो सकते हैं। तो जब आप अल्लाह ताला के साथ कारोबार करते हैं ना, तो फिर आप कैलकुलेशन पे नहीं जाते, क्योंकि अच्छा। मेरा अल्लाह ताला आपको कैलकुलेटेड नहीं देता। बिल्कुल दुरुस्त। खान साहब, हम देखते हैं रोड्स पर, चौराहों पर अक्सर बच्चे बड़े खड़े होते हैं जो कि हाथ के अंदर पॉलीथीन बैग्स, शॉपर्स के अंदर गोश्त डाला हुआ होता है उन्होंने, और वो सदक़े के लिए आपको दे रहे होते हैं। क्या उस तरीके से ख़रीद कर सदका वो कहीं पर गिरा देना, किसी जानवर को डाल देना, क्या ये भी सदक़े का तरीका दुरुस्त है? देखिए, जो चीज़ आपका सदका, अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी नादार के जाने से पहले वो सदका मेरे पास पहले पहुँचता है, मेरे पास पहुँचता है। मगर लफ्ज़ देखें कि मेरे अल्लाह ताला ने क्या कहा, आपकी जितनी भी इबादत है, जितनी भी आपकी अवलीन तरजीह है, उसमें इंसान का अमल दखल अगर नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं है, तो मेरा ख़्याल में वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार जाएगा। आप अगर फेंकते हैं, आप उसको दबाते हैं, तो किसी के क्या काम आएगा? अक्सर ये बच्चे आते हैं उनकी इविल आई एंटिटी के लिए या ब्लैक मैजिक एंटिटी के लिए, अपने मामलात के लिए, तो मैं कहता हूँ नहीं। आप ये जो वारते हैं, मिर्चें वारते हैं, इससे बेहतर है कि आप एक बड़ा खूबसूरत सा खाना अपने हाथ से बनाएँ, और जो पहले आपको कोई मरीज़ नज़र आए, कोई नादार नज़र आए, कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आए, उसके आगे वो खाना रख दें। आपने अल्लाह के साथ लेन-देन करना है ना, तो अगर दुरुस्त। उसमें भी आपकी प्योरिटी नहीं होगी, अगर उसमें भी आपके सदक़ात देखिए, आका करीम ने कितना ज़िक्र किया कि आपके सदक़ात आपके बलियात को टालते हैं, आपकी मौत के अलावा हर चीज़ जो है ना, वो बिल्कुल। सदका टालता है, मगर सदका बिल्कुल ऐसे ही सदका है। है अच्छा क्या? एजाज साहब, हर ये भी हर कहा गया है कि जब सदका दें तो उसमें दिखावा ना हो, बल्कि बाज़ जगहों पे तो ये भी कहा गया है कि आपके दाएं हाथ से अगर आप सदका दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या वाकई में सदका मख्फी रख के, छुपा के ही देना चाहिए, या बाज़ जगहों पे दिखाना भी ज़रूरी होता है ताकि उससे लोग सीख मिले उनको? और ख़ास तौर पे बच्चों के बारे में कहा गया कि बच्चों को बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो कहाँ पे दिखा के, कहाँ पे छुपा के, सही तरीक़ाकार क्या हो सकता है इसका? देखिए, नीयत है आपकी कि आप किस नीयत से कर रहे हैं। आपने ना पाकिस्तान में ये 3 बच्चों का एक स्कूल अडॉप्ट किया था। तो मैंने जब अपने दोस्तों को बताया कि यार मुझे इतनी आसूदगी मिलती है जब मैं उन बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ या उनकी बातें सुनता हूँ, तो देखा-देखी अब वो सारे दोस्त उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गए। मैं ज़बरदस्त। अपने सवाब को क्यों छुपाऊँगा? मैं अपने दोस्तों में अपनी बुराइयाँ बाँट सकता हूँ, तो मैं अच्छाइयाँ क्यों नहीं बाँटूँगा? ठीक। आपका आपकी नीयत का मसला हॉटलाइन है, आपको रल लेगा। तो आप जब दिखाते भी हैं, अगर आपकी ये नियत है कि अल्लाह ताला मैं राग़िब कर रहा हूँ, इनको अगर मेरे दोस्त मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो मैं उनको उस चीज़ों में भी क्यों नहीं लेके जाऊँ दुरुस्त। जिसमें मुझे राहत मिलती है। तो आप अगर छुपा के करते हैं, वो भी बेहतर है। अगर आप उनको इस नियत से बताते हैं कि यार मेरे इस अमल से मेरे सारे जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो भी मोटिवेट होंगे, तो बिल्कुल उसमें दुरुस्त। दिखाने में भी कोई नहीं। मामला हाँ, नियत का अगर है। आप इससे तो खान अगर साहब, आप अपनी तशहीर चाहते हैं। अगर एक चीज़ हमें ये मिथ्स हैं या फिर ये हकीकत पर मबनी है, इस तरह से भी सदका हो सकता है, उसमें भी हमारी रहनुमाई फरमाएगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इस वक्त इस बला के लिए, इस बला को टालने के लिए, इस मुसीबत को टालने के लिए आप अंडों का सदका कर दें, इसको टालने के लिए आप गोश्त गरीबों में बांट दें या खाना बनाकर बांट दें। तो क्या जो आपकी उस वक्त हैसियत है, आप उसके हिसाब से किसी भी मुसीबत को टालने के लिए वो सदक़े के तौर पर दे सकते हैं, किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिकली उस काम के लिए, मकसद के लिए जो आपको कोई बता रहा है, आपको वही अमल करना ज़रूरी है? देखिए, मिथ बन गए हैं सारे। आगा करीम के पास एक बद्दू आया, उसने कहा जी मैं मुसीबत में हूँ। आगा करीम ने कहा सदका करो, उसने कहा जी मैं बहुत गरीब हूँ। उसने कहा एक खजूर दे दो। अगर वो भी नहीं दे सकते तो मुस्कुरा के देख लिया करो लोगों को, ये भी सदका है। रास्ते में से पत्थर उठाना, ये भी सदका है। आप किसी के लिए रास्ता हमवार करते हैं, ये भी सदका है। मैं तो कहता हूँ जी, आप किसी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पे बीमारों से ज़्यादा जो लवाकिन ज़मीनों पे पड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसा आप ₹100 का, ₹200 का फ्रूट लाके दे दें, इससे बेहतर क्या सदका है। जैसे-जैसे किसी के अंदर आप राहत पैदा करेंगे ना, मेरा अल्लाह ताला आपकी वोल्टेज कितनी थाउज़ेंड में बढ़ा के आपको वापस करेगा। बेशक। आप एक अंडा ले लें, आप एक ऊँट ले लें, आपकी अपनी हैसियत है। देखिए, आपकी हैसियत आप और अल्लाह के दरमियान है। दुरुस्त। आपने इंसान को खुश नहीं करना, आपने इंसान को खुश नहीं करना, आपने मेरे अल्लाह को खुश करना है। और अल्लाह को खुश करने का मकसद ही यही है कि आप जो है ना, अपनी नीयत पे
नीयत करें और बिल्कुल अपनी साफ होनी नीयत चाहिए। से अच्छा चीज़ों एजाज को- साहब, एक मसला बीइंग के पाकिस्तानी हमें यह भी दरपेश है कि गदागरों की भरमार है और नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं गदागर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। इवन उम्रे के लिए, हज के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे 80% 90% जो मांगने वाले होते हैं वो पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली दिखाई देते हैं। तो अगर कोई मांगने वाला आपके पास आता है, कोई सवाली आपके पास आता है, तो हमें पहले ये परखना चाहिए कि डिज़र्विंग है, ये पेशावर है, या वाकई में इसको ज़रूरत है, या फिर हमें बिला तफरीक अल्लाह के खुशनुदी के लिए ये जज किए बगैर उससे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, या हमें डिस्करेज करना चाहिए कि ये बच्चों को ये काम सिखा रहा है या ये एज ए प्रोफेशन इसको अपनाए बैठे है। देखिए बात पता क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग को आप जाने, हर बंदे का अपना एक कटहरा होता है एहतसाब करने का। जो मुझे मेरे अल्लाह ताला ने अता किया है, मैं तो उसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ, मेरे अल्लाह ताला का करम है। तो जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है ना, मैंने भी ये नहीं सोचना कि कौन मुस्तहिक है। उसकी वजह ये कि जो आपसे सवाल दराज कर रहा है, आपसे आपके हाथ फैला रहा है, इसका मतलब है कि वो जरूरतमंद है। क्या कोई करोड़पति आपके सामने हाथ फैलाएगा? क्या कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी आपसे भीख मांगेगा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो पेशेवर है, फिर भी मजबूर तो है ना, गरीब तो है ना। तो आपने ये जज नहीं करना, क्योंकि जज ये जो हमने स्कैनर रख लिया ना अपने पास, मुआशरे में दो चीजें हमारे मुआशरे में चेंज होने वाली है। मैं आपकी तवज्जुह से बता, एक तो हम अपने आप को माफ नहीं करते तो हम किसी और को भी माफ नहीं कर सकते। एक हमारे अंदर माफी जो है ना, अपने आप को और मुआशरे में माफी को फिरोग देना। दूसरी बात ये कि जो हम दूसरों को जज करना शुरू हो गए ना हर चीज में, देखिए अगर कोई गदागर पेशेवर है तो उसका पकड़ना उन महकमों का काम है जो गवर्नमेंट ने उस वक्त बनाए। मैं और आप लॉ नहीं कर सकते, उनको अपना काम करने दे, अगर वो नहीं करते उनकी पकड़ अल्लाह करेगा। अच्छा खान मगर साहब, एक हमारा काम ये है कि बहुत बड़ी बात है जो आपसे पूछने जा रही हूँ, अल्लाह ताला की नाराज़ी को दूर करना, अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करना। अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह ताला का गुस्सा होना, क्या अल्लाह ताला अपनी मखलूक से गुस्सा भी होते हैं? और क्या सदका देने से अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्सा दूर किया जा सकता है? मुझे एक बात बताएं, जो कह बैठा है कि मैं 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जब वो कह बैठा कि मैंने अपने गजब के ऊपर आपके लिए रहमत तारी कर ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उन्होंने अपना बेस्ट आपको दे दिया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो अल्लाह आपको जिसने इतने हजारों जायके दिए हैं, आपको इतना खूबसूरत मुल्क दिया, आपको सोच दिया, फहम दिया, आपका नाम आता है, चाहे पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से आए या बुरी तरीके से, मगर पूरी दुनिया में गूंजता है, चाहे वो क्रिकेट हो जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे आप पूरी दुनिया में जाने माने जा रहे हैं। मेरा अल्लाह ताला आप पे क्यों गजब करेगा? आपका कोई और उनका, मेरे अल्लाह को और आपका कोई मुकाबला है? अल्लाह ताला की हम इतनी हकीर मखलूक है जिसको अल्लाह ने इज्जत दिलवा दी है सजदे करवा के फरिश्तों से, वो आप पे क्यों गजब करेगा? हम अपने लिए गजब का रास्ता खुद खोलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ सिंसियर हो जाए। मेरे अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया है कि तुम एक कदम बढ़ोगे ना, मैं 10 कदम आगे आऊंगा। चीजें आसान होनी चाहिए, और अल्लाह ताला के गजब वाली बात तो मुझे समझ अभी तक नहीं आई। ये उम्र हो गई है मेरी, मैंने तो जितनी भी देखी उसकी मोहब्बत और रहमत ही देखी। बिल्कुल बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहा जाता है, कोई मुसीबत पड़ती है किसी के ऊपर, कोई तकलीफ का मरहला आता है, तो वो कहते हैं शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, और उसकी खुशनुदी के लिए वो सदका खैरात भी करते हैं, वो गरीबों में अशिया भी बांटते हैं, वो फिर नमाज रोज़ा भी करते हैं, वो अल्लाह को राज़ी करने की, उसकी खुशनुदी हासिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैं भी आपसे सिर्फ इसी में रहनुमाई चाह रही थी कि क्या अल्लाह ताला नाराज़ अगर होते हैं तो सदका देने से भी, जिस तरह से हम कहते हैं हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने से अल्लाह नाराज़ है हमसे, तो क्या वो दूर हो जाता है? देखिए अज्यूम कर भी ले नौजुबिल्ला के अल्लाह ताला नाराज है, और सदका अगर इंसानों के लिए आप देते हैं, हम मवेशियों को खाना खिलाते हैं, हम परिंदों को खाना खिलाते हैं, तो एक अच्छा अमल है। और आप यकीन कर ले, गुमान कर ले कि इससे मेरे मामला टल जाएंगे। अल्लाह ताला कहता है कि मुझ पे जो गुमान करेगा, वो तो बुतों से मांगने वालों का गुमान नहीं तोड़ता, उनको भी रिज़्क देता है। हम तो उसके मानने वाले हैं। हम सरकश नहीं है, हम गफलत में हो सकते हैं, हम नादानी कर सकते हैं, मगर हम उसके सरकश नहीं है। तो हम अगर उसके लिए आसानी तलब करते हैं इंसानियत के जरिए, तो हमारे लिए जरूर आसानियां करेंगे। और कोई ख़ास वक्त, कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास तादाद, या जिस तरह से रंगों के साथ मंसूब करना आपकी राय में ये ज़रूरी नहीं है क्यों? लेकिन हम देखते हैं बाज़ औक़ात जो वज़ाइफ हैं या मुख्तलिफ़ नमाज़ें ही हैं, उनकी भी तो एक तादाद है, इसी तरह से जो फ़राइज़ हैं उनकी भी एक तादाद बताई गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तादाद मायने नहीं रखती,
किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से ये सदका दिया जा सकता है। देखें, एक माँ के अपने बच्चे भूखे हैं, एक माँ स्ट्रगल कर रही है, वो सिंगल मॉम है, नौकरियां कर रही है, और उसको कोई ये कहे कि आप इतने तादाद में इतनी चीजें दी, तो वो क्या अल्लाह ताला को नजर नहीं आएगा कि इस बेचारी के पास जो है उसी में से बेहतरी कर सकती है? अपने बच्चों को खाना खिलाना क्या सदका नहीं? क्या अपने माँ बाप को, गरीब भाइयों को देना सदका नहीं? आपने किसी चीज की तादाद नहीं बनानी, क्योंकि वो जब आपको देता है तो लातादाद देता है। आपकी जो बस में है, जो बस में है, आपने उतना करना है। अल्लाह ताला सूरह अल माइदा में फरमाते हैं ना कि मैं तुम पे सख्ती नहीं करना चाहता। क्या बैठा है वो अल्लाह, बार बार कह रहा कि मैं तुम लोगों के लिए मुश्किलात नहीं पैदा और अल्लाह तो 70 माओं से क्यों? ज्यादा मोहब्बत रखता है अपने पैदा जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने दुनिया में भेजे हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद कॉलर। और हम यही बात करते हैं कि अल्लाह बेशक रहीम है, रहम करने वाला है। वो हमारी बहुत सारी ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ कर देता है, और हमें अपने इर्द गिर्द भी यही सोच कर देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए कि हम भी इस लायक नहीं थे जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। मुस्कुराहट भी सदका हो सकती है, बेशक। एक रास्ते से पत्थर हटा देना भी, वो भी सदका हो सकता है। तो ये बगैर सोचे कि आपके पास इस्तात है या नहीं, सदका कीजिए, खैर के साथ पेश आइए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। आगे बढ़ते नाज़रीन, बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जहां पे ट्रेनों समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है। क्या ज़बरदस्त अच्छा जी, और इस तरह का आइडियल जो है वो मुल्क होना बड़ी बात है। दुनिया भर में आपको किसी एक तरफ से भी दूसरी जगह जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ख़र्चा तो यकीनी तौर पे बहुत भारी आप पर पड़ता है। मगर आप शायद नहीं जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ बसों से लेकर ट्रैम, ट्रेन, हर जगह पर अगर आपको सफ़र करने के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये आपके लिए आइडियल सिचुएशन हो सकती है। तो जनाब, ये 2020 में यूरोपीय मुल्क में औसतन 1000 में से 696 अफराद के पास अपनी गाड़ियाँ मौजूद थी, जिसके नतीजे में जगह जगह ट्रैफिक का जाम होना एक बड़ी वजह बन गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम को मुतारिफ़ कराया। इसकी अहम वजह भी यही फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाना था, फिर ट्रैफिक पर काबू पाना था। और लक्समबर्ग की आबादी 7 लाख से भी कम है और मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर दी जा रही है लक्समबर्ग में। अच्छा जी, लक्समबर्ग है, वहाँ फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में कमी आई है इस फैसले के बाद, और लोग उन्होंने सुख का सांस लिया है। एक बड़ा मसला भीड़ का, ट्रैफिक का, पोल्यूशन का, इन तमाम मसाइल पे काबू पा लिया इस ज़बरदस्त प्लान से। और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमतों को भी, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर आप इन सारे मसाइल का, स्मॉग का, पोल्यूशन का और भीड़ भाड़ का, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार भी रहते हैं, मेरे ख्याल में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही मायनों में ज़बरदस्त किस्म की मुतारिफ करा दीजिए और उसको फ्री कर दीजिए। बिल्कुल, इतनी सहूलत अगर किसी को मैसर होगी तो कौन अपनी गाड़ी निकालेगा, पेट्रोल खर्च करेगा, अपना पैसा खर्च करेगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में भी कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मुल्क में अप्रैल 2025 में 5G सर्विस मुतारिफ करवा दी जाएगी। हमें 4G अगर सही तरीके से दे दें, ईमानदारी के साथ, कायमा कमेटी बराए IT कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है, IT और टेलीकॉम ये बता रहा है कि 2025 का जो साल है वो इंटरनेट का साल होगा। 5G सर्विस जो है वो अप्रैल 2025 में मुतारिफ करा दी जाएगी और उसकी स्पीड जो है वो कम से कम ना रोकी जाएगी, तातुल का शिकार ना हो। तो नीलामी के जरिए नई कंपनियों को भी राग़िब करने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्केट को वुसअत दी जाए और मुसाबकत में इजाफा हो। और इंटरनेट सर्विसेज की अपग्रेडेशन के बावजूद मजीद खलल की तवक्को नहीं की जा रही, जिससे सार्फिन को बेहतर इंटरनेट खदमात मैसर आ सकेंगी। तो जितना सफर किया है आवाम ने, ये उनके लिए अच्छी खबर है। और इसमें 567 मेगा ये सफर वो वाला सफर जो मुश्किलात से गुजर कर किया जाता है। तो जनाब, इस सर्विस के बाद आपको 567 मेगा स्पेक्ट्रम दस्तियाब करने का इरादा वो रखते हैं। और इतना अच्छा अगर 5G आपको सिस्टम मिलेगा तो फिर आप बिना तातुल के आप अपनी तमाम सर्विसेज जो आप जिनकी शिकायत करते हैं कि आप वो दूसरे ममालिक को नहीं फराहम कर पा रहे या काम नहीं कर पा रहे फ्रीलांसर्स, तो उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, खाने पीने की कुछ बात करते हैं यार, बहुत सर्दी हो रही है यार, भूख भी लग रही है। गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज आपको मिल जाए तो मेरे ख्याल में मज़ा दुबाला हो जाता है। और वैसे तो अफ़ज़ान सेहत के हिसाब से इतनी कोई अच्छी खुराक नहीं है। सेहत के हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं खाएं, मतलब आप सब कुछ छोड़ दें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना लें और उसके अंदर से आलू भी निकाल दें, ग्रेन्स भी निकाल दें और तमाम वो अशिया जो शुगर निकाल दें। लेकिन आलू जो है वो ऑल टाइम फेवरेट होते हैं बच्चों के, तो इसलिए बच्चे तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, हम सबकी मनपसंद ये डिश है या एक स्नैक कह लें इसको। तो इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं।
इटली के क्रंची रोस्टेड चिप्स हो, फ्रांसीसी फ्रेंच फ्राइज हो या बरतानवी बेक्ड चिप्स, मेरी तो पसंदीदा पाकिस्तानी फिंगर फ्राइड चिप्स हैं। जो बात तले हुए आलू में है वो बात तो अमरीकी बेक्ड पोटैटोस में कहाँ है, जिनमें है आलू भी खालिस और जायका भी खालिस। गर्मा गर्म आलू की नमकीन चिप्स दिल को महका देती है। आलू के चिप्स ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े भी शौक से खाते हैं और दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। जब आप इन नाजुक, क्रंची और खुशबूदार फिंगर फ्राइज को उठाते हैं तो तेज तेज लज्जत की लहरें आपकी जुबान पर रक्स करती हैं, जैसे हर लुकमा एक खुशबू की तरह दिल को लुभा रहा है। एक ख्वाब है जो हकीकत बनकर आपके मुंह में पिघलता जा रहा है। ये लज्जत का ऐसा खेल है कि बस लुत्फ ही आ जाता है। मादनियात के लिहाज से आलू के चिप्स में पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल हैं और तो और नींद में बेहतरी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, हाजमे के निजाम के लिए मुफीद हैं। आलू की ये चिप्स दिल की सेहत के लिए बेहतरीन होने के साथ साथ हड्डियों की मजबूती में इजाफा करते हैं। बशर्तिया आप ये चिप्स अपने हाथों से अपने घर में बनाएं और पाएं सेहत भी और मजा भी। नाज़रीन, ये मजे मजे के फ्रेंच फ्राइज देख के आपका भी दिल ललचा रहा होगा, लेकिन अपनी गारंटी पे खाइएगा। मजेदार तो होते हैं, हम सबको पसंद भी हैं, लेकिन नुकसानात बहुत हैं इसके। बिल्कुल जी, हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।